अस्सलामुअलैकुम, दिस इज आफिस सलमान। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है आइज़र 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। काफ़ी सारा बच्चा जो है ना, ये जो प्लानिंग वाला आइज़ा है ना, इसमें लैग करता है कि यार बच्चे को यही नहीं पता होता कि इसका सवाल अगर आ जाएगा तो उसको टैकल कैसे करना है। बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। ठीक है। और बाज़ औक़ात लोग इसको है ना इग्नोर भी कर देते हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड का पार्ट है। और ये क्वेश्चन नॉर्मली अक्सर आता है, आई के पूछता है कि यार लेट से आपको मैनेजर के रोल में वो आपको डालेगा। ठीक है। वो बोलेगा लेट से कि यार आपके कोई एक कॉम्प्लेक्स है ना, कोई अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट आ जाएगा। लेट से कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो गया, या फिर करेंसी स्वैप हो गया, या फिर इस टाइप का कोई भी IFRS 9 की कोई ऐसी चीज़ आ गई है, ECL आ गया, कोई भी ऐसी चीज़ आ गई है, लोन का रिस्ट्रक्चरिंग आ गई, इस टाइप की जो भी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है ना, वो उसमें इनकॉर्पोरेट करेगा। कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सिचुएशन बनाएगा और आपसे पूछेगा कि यार ये हेड इधर मौजूद है और इससे रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, लेट से लोन की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, तो आप इसमें इसका प्लानिंग में क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। तो वो चीज़ आपको बतानी होगी, किस तरीके से प्लानिंग में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से आप चीज़ें देखोगे। बच्चे को ये तो पता होता है कि स्टैंडर्ड में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ये चीज़ें पता है, लेकिन डील कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे लिंक करना है, क्या चीज़ें आइज़ा ने बताई हुई हैं और उसको किस तरीके से क्वेश्चन में इंकॉर्पोरेट करना है, वो चीज़ें हम थोड़ी सी समझेंगे। और पहले तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे इस प्लानिंग वाला आइज़ा को कि यार प्लानिंग वाला आइज़ा के अंदर बातें क्या करी गई हैं। ठीक है। अच्छा जी, पहली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था कि यार ऑडिटर का मकसद ये कि वो रीजनेबल एश्योरेंस लेता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर तो है तो उसके हिसाब से वो ओपिनियन बनाएगा, अगर नहीं है तो उसके हिसाब से भी वो ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करेगा और उसको रिपोर्ट कर देगा शेयर होल्डर्स को। ठीक है, ये तो हमने एक मकसद पढ़ा था। ठीक है। अच्छा जी, अब हम प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। देखें, कोई भी चीज़ होती है ना, तो सबसे पहले उसको प्लान करना होता है। आप अपनी स्टडीज़ करते हैं तो उसको भी क्या करते हैं, स्टडीज़ के लिए भी आप प्लानिंग करते हैं कि यार प्लानिंग किस चीज़ की करते हैं कि यार मेरा सिलेबस क्या है। आप ये डिसाइड करेंगे, सिलेबस डिसाइड करने के बाद आप बोलेंगे यार इसमें कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमारी ग्रेड क्या है। ठीक है ना, ग्रेड क्या है, कहाँ से ज़्यादा मार्क्स हम सिक्योर कर सकते हैं, कहाँ से कम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग ली। हमने समझा कि यार इस एरिया पे हमने ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये रिस्की एरिया है, हमने ये देखा। ठीक है। तो सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करी। ठीक है। आप कोई पिकनिक पर जाते हैं तो पिकनिक के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, यार ये चीज़ें करूंगा, इस टाइम पे निकलूंगा, यहाँ तक हमारी वापसी हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें आप लोग प्लान कर रहे होते हैं। कोई भी काम को इफेक्टिवली करने के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसी तरीके से ऑडिट के अंदर भी एक होता है हमारा प्लानिंग फेज। ठीक है, जिसमें हम सारी चीज़ें प्लान करेंगे कि यार हमें ऑडिट रिपोर्ट कब देनी होगी, क्या स्ट्रेटजी है, क्या हमारा सिलेबस है, सिलेबस मतलब हमारा स्कोप क्या है, कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होंगी, क्या स्टैंडर्ड देखने होंगे, हमें क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देखनी होगी। तो वो सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। ठीक है। तो वो प्लानिंग हम डिसाइड करते हैं। फिर इसके अलावा एक होता है हमारा परफॉर्मिंग फेज। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। प्रोसीजर्स परफॉर्म करके हम क्या लेते हैं, हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक होता है रिपोर्टिंग फेज, जिसके अंदर हम कंक्लूजन दे रहे होते हैं, रिपोर्ट विड्रॉ करते हैं, हम कंक्लूजन विड्रॉ करते हैं कि यार हमारा इधर कंक्लूजन क्या है, इधर ओपिनियन क्या है, और उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं शेयर होल्डर्स को। ठीक है। तो तीन फेजेज होते हैं हमारा जो पूरा ऑडिट है। जब ऑडिट स्टार्ट होता है तो वो प्लानिंग फेज से स्टार्ट होता है और रिपोर्टिंग फेज पर एंड हो रहा होता है। ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखें, जिसकी प्लानिंग अच्छी होगी उसका ओवरऑल ऑडिट अच्छा होगा। नॉर्मली बच्चा जो होता है ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर, जो बच्चा काम कर रहा होता है, वो प्लानिंग फेज को सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहा होता है। क्योंकि एक जूनियर लेवल का बच्चा होता है, वो जो अगर ऑडिट पढ़ रहा है तो उसके बाद हेड जो आते हैं, एक्सपेंसेस करने को आते हैं, कैश एंड बैंक आता है, वो भी सीनियर लेवल पर होता नहीं है कि वो सारी प्लानिंग फेज को देख रहा हो और ये सारी चीज़ें देख रहा हो। और इवन सीनियर्स भी जो होते हैं, जो प्लानिंग फेज कर रहे होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाके नहीं करते, पुराने वर्किंग पेपर्स लेते हैं और उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये होता है। ठीक है। तो हम प्लानिंग फेज को सबसे ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। इवन कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हैं, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये जो आइज़र 300 है उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। ठीक है। जबकि आई कैब इस पे क्वेश्चन बनाता भी है। ठीक है, और आगे पूछ भी सकता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि यार प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, हमें स्टैंडर्ड्स क्या बेनिफिट्स हमें बता रहा है, पर बेनिफिट्स क्या है प्लानिंग के, स्टैंडर्ड्स हमें क्या बेनिफिट्स बताता है। देखिए सिंपल सी बात है, आप स्टडीज के लिए प्लानिंग करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या करते हैं, आप ढूंढते हैं कि यार मेरे इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हैं, आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होता है कि यार इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई कर लें कि यार ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे बेनिफिट ये हो जाता है प्लानिंग का कि उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है हमें इंपॉर्टेंट एरियाज ये हैं, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस ज़्यादा टाइम दें ताकि उस उधर से ज़्यादा मार्क्स गेन कर लें। तो सिमिलरली ऑडिट में भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जहाँ रिस्क हमारा ज़्यादा होता है, तो उसको हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, वहाँ ज़्यादा एविडेंसेस लेते हैं कि यार ये एरिया हमें ज़्यादा अच्छे से देखना है, जो इमटेरियल एरियाज होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो एक फायदा तो हमें पता चलता है कि यार इंपॉर्टेंट एरियाज पे हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती है, जैसे कि ड्यूरिंग दी अगर स्टडीज आप प्लानिंग करते हैं तो आपने आपको पता चलता है लेट से यार ये वाला लेक्चर जो है मैंने नहीं लिया था, या यहाँ मेरे कॉन्सेप्ट ज़्यादा वीक है, तो उस एरिया में भी आप ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर होते हैं कि यार यहाँ मैं इस बंदे अपने दोस्त से इधर हेल्प ले लूंगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप टाइमली मैनेज कर रहे होते हैं, टाइमली रिजॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो प्लानिंग का एक और फायदा ये है कि यार जो भी प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई होती हैं तो वो आप उसको टाइमली रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब प्लानिंग करते हैं तो ओवरऑल, जैसे अगर आप स्टडीज के लिए प्लानिंग करें तो ओवरऑल आपकी स्टडीज अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है, मैनेज हो जाती है, आप उसको डे वाइज प्लान कर लेते हैं तो अच्छे से ऑर्गेनाइज, ओवरऑल आप स्टडीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज और मैनेज कर लेते हैं, टाइमली कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो चीज़ की ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट, तो ऑडिट भी ओवरऑल जब आप प्लानिंग अच्छी करेंगे तो आपका ओवरऑल ऑडिट जो है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ठीक है, मैनेज अच्छे से हो जाएगा, चीज़ें टाइमली कंप्लीट हो रही होंगी, रिपोर्ट आप टाइमली डिलीवर कर रहे होंगे। अगर चीज़ों को आप प्लान नहीं करेंगे तो टाइमली चीज़ें डिलीवर नहीं कर सकेंगे। जो आपने अगर कम्युनिकेट कराया गया है लेट से मैं 20 तारीख को आपको रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को दे दूंगा, लेकिन अगर आपने प्लानिंग नहीं करी, आपने चीज़ें डे वाइज प्लान नहीं करा, तो आप रिपोर्ट टाइमली नहीं दे सक रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज देखें, जब आप पिकनिक के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले एक और चीज क्या करते हैं कि यार अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कौन कौन चलेगा कौन कौन नहीं चलेगा, तो सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ना कि यार ये बंदे होंगे, 4 बंदे ये होंगे या 5 बंदे होंगे, हम 5 बंदों का ग्रुप जाएगा। तो आप क्या करते हैं, सिलेक्शन कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स की ना। ठीक है, तो सिमिलरली जब आप ऑडिट करने जा रहे हैं, टीम को लेके जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। ठीक है, जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा यार कौन कौन से बंदे मुझे लेके जाने हैं, जूनियर बंदा स्टाफ इधर ज्यादा लेके जाना है या सीनियर बंदे ज्यादा लेके जाने हैं। लेट से आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वो लिस्टेड एंटिटी है। ठीक है, वहाँ लेट से बैंक में आप जा रहे हैं और बैंकिंग रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बैंकिंग रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जो इंटरनल कंट्रोल है वीक हैं, फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ क्या आप जूनियर्स लेके जाएंगे, जूनियर लेके जा सकते हैं, ऐसे ऐसी जगह पे जूनियर लेके आप नहीं जाएंगे, आप बोलेंगे यार इधर फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हैं, इधर ज्यादा चीजें डिटेल में देखनी पड़ेंगी, इधर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इधर बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, इंटरनल कंट्रोल वीक है। तो उधर आप कोशिश करेंगे कि यार मैं सीनियर स्टाफ ज्यादा लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लानिंग आप करेंगे तो सारी चीजें आप आइडेंटिफाई करेंगे ना, कौन सा स्टाफ मुझे ज्यादा लेके जाना है और कितने बंदे लेके जाने हैं। ठीक है, ज्यादा काम है, टाइमलाइन कम है, तो आपको ज्यादा स्टाफ चाहिए होगा। ठीक है, ज्यादा मेंबर्स चाहिए होंगे, और मेंबर्स चाहिए होंगे तो कौन से मेंबर्स चाहिए होंगे वो भी आप डिसाइड करेंगे कि जूनियर चाहिए, सेमाई चाहिए या सीनियर चाहिए, तो वो प्लानिंग के वक्त डिसाइड होगा ना कि किस तरीके की एंटिटी है, वहाँ कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, कितने ज्यादा फ्रॉड के चांसेस है, कितना ज्यादा ऑडिट रिस्क है, उसके हिसाब से आप टीम की सिलेक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा साथ ही साथ जब आप प्लानिंग अच्छी करेंगे तो आपकी डायरेक्शन और सुपरविजन इजी हो जाएगी। डायरेक्शन मतलब कि यार मैं असाइन करूंगा, सिलेक्शन मैंने कर ली टीम मेंबर्स की, मैं असाइनिंग कर लूंगा कि यार लेट्स से ये वाला रिस्की एरिया है तो मैं रिस्की एरिया किसको दे रहा हूँ, सीनियर बंदे को वो टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से लोन की रिस्ट्रक्चरिंग है, लोन की रिस्ट्रक्चरिंग अब जूनियर बंदे ने एफएफआर का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, तो जूनियर बंदे को लोन की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं आती होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो जब मैं प्लानिंग करूंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि यार लोन की रिस्ट्रक्चरिंग इधर इन्वॉल्व है, तो इधर मुझे क्या करना चाहिए, इधर रिस्क ज्यादा होगा, चांसेस है कि यार मैनेजमेंट ने गलत लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करी हो, तो वो एरिया में किसको दे रहा हूँगा,
मैं सीनियर बंदे को असाइन कर रहा हूँगा। ठीक है, फिर उसके हिसाब से मैं ये भी देखूंगा कि यार कितना ज़्यादा सीनियर बंदा है, ये कितना अच्छे से काम कर लेगा, तो उसके हिसाब से उसकी सुपरविजन भी लेट्स से मैं बोलूंगा कि यार इसकी सुपरविजन एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल का बंदा कर रहा होगा। और कितनी कि अगर बहुत अच्छा ये है तो उसकी सुपरविजन मुझे कम से कम करनी पड़ेगी, ज़्यादा उसको गाइडेंस की नीड नहीं होगी, तो उसके हिसाब से मैं प्लानिंग करूंगा उसकी सुपरविजन भी। ठीक है, अगर जूनियर बंदा है तो डेफिनेटली मुझे उसको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस देनी पड़ेगी, ज़्यादा सुपरविजन पे टाइम देना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा, जब मैं प्लानिंग करूंगा तो सारी चीज़ें मुझे आइडेंटिफाई होंगी कि ये एरिया में कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है और किस बंदे को मैं असाइन कर रहा हूँ, उसको सुपरविजन कितनी चाहिए होगी, तो वो सारी चीज़ें मैं प्लानिंग के वक्त डिसाइड कर रहा हूँगा। ठीक है, तो प्लानिंग अच्छी होगी तो सारी चीज़ें, ये सारे बेनिफिट्स मुझे मिल रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर लेट से आप ग्रुप ऑडिट करने जा रहे हैं, आपके जो कंपनी है उसकी सब्सिडरीज है, तो आपको सब्सिडरीज के ऑडिटर्स से आपको कम्युनिकेशन करनी होती है, उनसे कोऑर्डिनेशन करनी होती है। अगर कोई एक्सपर्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है या आपका एक्सपर्ट है, ठीक है, आपने उसको इन्वॉल्व करा ऑडिट क्लाइंट पे, तो उससे कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, किस टाइमिंग पे करनी है, उसका स्कोप क्या, वो सारी चीज़ें भी प्लानिंग में आप इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन करने में भी इजी हो जाता है। ठीक है, तो प्लानिंग के क्या फायदे हैं? प्लानिंग के हमने बोला कि यार इंपॉर्टेंट एरियाज हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं, पोटेंशियल प्रॉब्लम टाइमली रिजॉल्व हो जाती है, ओवरऑल ऑडिट को हम ऑर्गेनाइज अच्छे से कर लेते हैं, टीम की सिलेक्शन में इजी हो जाती है, उनकी डायरेक्शन एंड सुपरविजन हो जाती है, और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन करना कंपोनेंट ऑडिटर के साथ और एक्सपर्ट के साथ हम इसमें भी हमें बेनिफिट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब हम आगे जाते हैं प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज। अच्छा जी, प्लानिंग जब करते हैं, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो प्लानिंग के अंदर हम ये भी इंकॉर्पोरेट करते हैं कि यार हमने ऑडिट स्टार्ट होने से पहले जो एक्टिविटीज करी हैं, वो एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करी हैं, उसको भी हम प्लानिंग के अंदर डॉक्यूमेंट करते हैं। प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज सर होती क्या है? देखिए जी, प्लानिंग फेज स्टार्ट कब होता है? प्लानिंग फेज जब आप बात करते हैं ना, तो वो ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद होता है। ठीक है, टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट डिसाइड करने के बाद ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये जितनी भी आप प्लानिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड होने के बाद आप प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन ये ऑडिट स्टार्ट होने से पहले, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड होने से पहले आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज कुछ परफॉर्म करते हैं। वो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती क्या है सर? अगर तो मुझे क्लाइंट कंटिन्यू रखना है, ठीक है, क्लाइंट ऑलरेडी मेरा लास्ट ईयर मैंने इसका ऑडिट करा था और उसको मुझे इस बार कंटिन्यू करना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो ये देखूंगा कि यार क्या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में कोई डाउट तो नहीं आया, कोई मैनेजमेंट ये तो नहीं कि यार अभी इस साल में कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गई, या फिर कोई ऐसे स्टांसेस आ गए सामने जिसकी वजह से मुझे पता चलता है कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में डाउट है, मैनेजमेंट इधर फ्रॉड कर रही है। तो अगर इस टाइप की कोई मेरे पास सामने बात आती है, तो मैं उसका ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या देखना है? मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी देखनी है कि कहीं मैनेजमेंट कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व तो नहीं है। ठीक है, कोई मैनेजमेंट की इंटेंशन तो नहीं है कि मैनिपुलेट करे फाइनेंशियल। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ इधर। ठीक है, ये कब कर रहा हूँ? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट करने से पहले, मैं क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि यार मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में कोई डाउट तो नहीं है। इसके अलावा ये देखूंगा कि यार क्या मेरी एबिलिटी है। पहले तो मैंने मैनेजमेंट को देख लिया कि मैनेजमेंट सही है, मैनेजमेंट सही है। ठीक है, अच्छा जी, क्या ऐसी कोई चीजें तो नहीं आ गई, कोई कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो नहीं आ गया जो मेरी फर्म के लोगों को नहीं आता, या फिर मेरी फर्म के लोगों को तो आता है, टीम की कॉम्पिटेंस तो है, लेकिन मसला ये है कि यार मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे क्लाइंट्स हैं जो मैं जिसमें एंगेज हूँ, तो मेरे पास अभी फिलहाल टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है, मैं उस क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, तो मैं उसको क्या करूंगा? मैं मना कर दूंगा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। तो मुझे क्या देखना है? क्या मेरे पास एबिलिटी है परफॉर्म करने की? क्या मेरी टीम के पास कॉम्पिटेंस है? क्या मेरे पास टाइम है? क्या मेरे पास रिसोर्सेज है? लेट्स से मेरी फर्म में लेट्स से जितने भी जो सीए के लोग थे, जो क्वालिफाइड लोग थे, वो सारे, उनको बाहर से ऑफर आ गए, वो सडनली सारे बाहर चले गए। ठीक है, अब मेरे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो गई है। जब रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो गई है, तो मैं ये कर नहीं सकता क्लाइंट, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है कि यार क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले मैं क्या चीज़ें देखूंगा? सबसे पहले मैनेजमेंट देखूंगा कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में तो कोई डाउट नहीं, अगर मैनेजमेंट ठीक है। दूसरी चीज़ मैं क्या देखूंगा? क्या मैं इस इंगेजमेंट को परफॉर्म कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? उसमें मैं क्या तीन चीज़ें देख रहा हूँ? क्या मेरे पास टाइम है? क्या मेरे पास रिसोर्सेज है? क्या मेरी टीम के पास कॉम्पिटेंस है या नहीं है?
क्या वो इसको ऑडिट कर सकती है नहीं कर सकती, वो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये तो मैंने एक चीज़ कर ली। दूसरी चीज़ में क्या देखूंगा, दूसरी चीज़ में देखूंगा कि यार क्या मैं एथिकल रिक्वायरमेंट मीट कर रहा हूँ। अगर लेट से मेरी इंडिपेंडेंस नहीं है, मेरी मेरी फर्म का उसके उस क्लाइंट के साथ कोई बिजनेस है, या मैं उसको अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, या मैं उसको फाइनेंशियल बना के देता हूँ, ठीक है। तो उस केस के अंदर मेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, मेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो क्लाइंट ही एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। या तो मैं वो सर्विसेज करना छोड़ दूं, अगर मैं इसको फाइनेंशियल बनाने की सर्विसेज दे रहा हूँ, या तो मैं वो सर्विसेज देना छोड़ दूं, या अगर कोई बिजनेस रिलेशनशिप है तो वो बिजनेस रिलेशनशिप खत्म कर दूं, ठीक है। तो मेरी इंडिपेंडेंस आगे कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। या तो मैं ये काम करूंगा, या तो मैं क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। तीसरी चीज मुझे क्या करनी है, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड करने के, भाई फीस क्या होगी, ठीक है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो वो सारी चीज़ें मैं डिसाइड कर रहा हूँ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में। तो ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हमें तीन चीज़ें क्या करनी है, कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने की, यार एक्सेप्ट करने से पहले क्या प्रोसीजर है, क्या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में डाउट तो नहीं है, क्या मेरे पास एबिलिटी है परफॉर्म करने की। दूसरी चीज़, क्या मैं एथिकल रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा हूँ। तीसरी चीज़, क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड हो गए, सारी चीज़ें, क्या ऑडिटर्स को, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड हो गई है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बता दी है, क्लाइंट की फीस क्या होगी, स्कोप हमने सारी चीज़ें बता दी। तो अगर ये सारी चीज़ें डिसाइड हो गई, देन हम ऑडिट को एक्सेप्ट करेंगे, देन आगे प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग जब हम कर रहे होते हैं, तो अपनी प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म करी थी, सारी चीज़ें जो परफॉर्म करी थी, उसको प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर, प्लानिंग जब हम बना रहे होंगे तो उसमें ये चीज़ें भी हम इंकॉर्पोरेट करते हैं। जब आप ऑडिट करेंगे तो आप देखेंगे कि भी हम ये सारी चीज़ें भी डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको ये प्लानिंग फेज के जब आप प्लानिंग फेज अपना एरिया देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें भी मिल रही होंगी, इससे रिलेटेड भी वर्किंग पेपर्स मिल रहे होंगे। आपने देखा होगा कि एंगेजमेंट लेटर हम अटैच कर रहे होते हैं, एक इंडिपेंडेंस के फॉर्म्स हम अटैच कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि इसमें भी इसका भी एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, एक तो हमने पढ़ लिया कि यार नॉर्मली जब हम क्लाइंट कोई भी कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे हमने पिछले साल उसका ऑडिट करा हो या नहीं करा हो, ये तो नॉर्मल से प्रोसीजर से जो हमें परफॉर्म करने हैं, इवन के हमने लास्ट ईयर उस क्लाइंट का ऑडिट करा भी हो, लेकिन दोबारा हमें उसकी इंटेग्रिटी देखनी है, दोबारा हमें एबिलिटी देखनी है कि यार क्या मैं परफॉर्म कर सकता हूँ नहीं कर सकता। दोबारा ये देखना है कि क्या एथिकल रिक्वायरमेंट में मीट कर रहा हूँ नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी है, ठीक है। लास्ट ईयर इवन दो कि मैं उसका ऑडिटर था, लेकिन फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें दोबारा देखनी है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि यार लेट से प्रायर पीरियड वाले जो फाइनेंशियल थे वो इससे पहले कभी ऑडिट हुए ही नहीं, और वो मेरे पास क्लाइंट आता है कि यार अब मेरे ऊपर रिक्वायरमेंट है कि यार मुझे ऑडिट करवाना है, ठीक है। पहले मेरे ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब मेरे ऊपर रिक्वायरमेंट है कि मुझे ऑडिट करवाना है। वो मेरी कंपनी की, मेरी फर्म के पास आता है और मुझे बोलता है कि यार मेरी कंपनी का आप ऑडिट करें, ठीक है। तो मतलब उसके पुराने फाइनेंशियल कभी ऑडिट हो ही नहीं थे, तो फर्स्ट टाइम वो मेरे से ऑडिट करवा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट, ठीक है। या फिर एक और केस ये हो सकता है कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल ऑडिट करे थे बाय अनदर ऑडिटर, ठीक है। लेट से प्रीवियसली जो ऑडिट करा था पीडब्ल्यूसी ने करा था, अब वो आ गया केपीएमजी के पास। तो केपीएमजी के पास अगर कोई क्लाइंट आता है ऐसा, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट कहेंगे। तो इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट क्या है कि प्रायर पीरियड वाले फाइनेंशियल या तो ऑडिट हो ही ना हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम वो ऑडिट करवा रहा हो, या फिर प्रायर पीरियड वाले फाइनेंशियल किसी और ऑडिटर से करवाए हो और इस बार किसी और ऑडिटर से करवा रहा हो, तो दूसरे ऑडिटर के लिए वो इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट होगा। तो उसमें कुछ एडिशनल कंसिडरेशन हमें करनी है। एडिशनल कंसिडरेशन क्या करनी है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि यार लास्ट ईयर अगर किसी ने ऑडिट करा है, लास्ट ईयर किसी और ने अगर ऑडिट करा है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार लास्ट ईयर वाले ऑडिटर के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि यार हम आपके वर्किंग पेपर्स रिव्यू करना चाहते हैं। तो हम उसकी क्या करेंगे, हम अरेंजमेंट करेंगे, जो पुराना ऑडिटर होगा उसके साथ अरेंजमेंट करेंगे, और उसके वर्किंग पेपर जो भी उसने काम करे हैं उससे उसके वर्किंग पेपर देख लेंगे, उससे पूछ लेंगे कि यार क्लाइंट पे क्या रिस्की एरियाज हैं, क्या आपको चैलेंजेस फेस आए क्लाइंट पे, क्यों आपने रिजाइन करा। तो वो सारी चीज़ें हम उससे पूछ लेंगे, अरेंजमेंट रखेंगे, उसके वर्किंग पेपर्स रिव्यू कर लेंगे वहाँ जाकर। तो वो सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यार अगर कोई हमें इश्यूज आइडेंटिफाई हो जाते हैं, लेट से हम प्रीवियस ऑडिटर से मिले, प्रीवियस ऑडिटर ने बोला कि यार ये लोग है ना, जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री काउंट करने नहीं देते, ठीक है, इन्वेंट्री काउंट करने नहीं देते, मतलब कि अब आपकी इनएबिलिटी आ गई कि यार आप प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसकी बेस पे इन्होंने रिपोर्ट ऑलरेडी दी विद क्वालिफाइड ओपिनियन दिया हुआ था, ठीक है।
अच्छा जी, फिर क्या हुआ, आप ऑडिटर चेंज कर दिया, उन्होंने क्या करा, वो वाले ऑडिटर को छोड़ के आपको असाइन कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप लेट से आपने उस प्रीवियस ऑडिटर से पूछा, बोला कि यार उन्होंने हमें डिज़ाइन ही इसी वजह से दिया है, उन्होंने हमें ऑडिटर चेंज करने की उनकी वजह ही यही थी कि यार हम जो है क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे थे, अब वो चेंज कर रहे हैं ऑडिटर, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार जो दूसरे ऑडिटर्स होंगे वो क्लीन ओपिनियन दे रहे होंगे। तो अब मुझे बताएं, अब ये एक है ना, एक इशू आ गया जो आप कम्युनिकेट करेंगे, आप डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ कि भाई इधर तो इनएबिलिटी है, हम प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर सकते, इन्वेंट्री काउंट करने आप पुराने ऑडिटर को भी नहीं देते थे, तो हमें भी नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। तो आप वो क्या करेंगे, आप वो डिस्कस करेंगे मैटर किसके साथ, दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, कि भाई हमें हम जो है ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे काउंट का, अगर आप नहीं करने दोगे तो हम भी क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे होंगे, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि यार हम क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं देंगे, हम क्लीन ओपिनियन दे देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो हम वो चीज़ें भी डिस्कस कर रहे होंगे, तो प्रीवियस ऑडिट के कोई भी ऐसे इश्यूज है तो वो हम किसके साथ डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे दो चार्ज विद गवर्नेंस को, ठीक है। और ओवरऑल प्लानिंग को किस तरीके से वो अफेक्ट कर रहे होंगे, जो भी इश्यूज हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ कि यार अगर हमें लगता है कि यार हमने लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर देख लिए, लेट्स से हमारे पास प्रायर पीरियड फाइनेंशियल आते हैं जो कि ऑडिट ही नहीं हुए थे, ठीक है, जो प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल आते हैं जो कि ऑडिट ही नहीं हुए थे, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता तो नहीं है कि यार कंपैरेटिव फिगर सही है या नहीं है, हमने तो करंट ईयर पे हम काम कर रहे हैं क्योंकि करंट ईयर का ऑडिट हमारे पास है, लेकिन लास्ट ईयर तो ऑडिट हुआ ही नहीं था। अब हम क्या करेंगे, हमें ओपनिंग बैलेंसेस भी तो देखने हैं ना कंपैरेटिव परस्पेक्टिव से, क्या ओपनिंग बैलेंसेस सही है या नहीं है, ठीक है। लेट से आपके पास रिसीवेबल आता है, रिसीवेबल की क्लोजिंग पे आपने कंफर्मेशन भेज दी, ठीक है, कंफर्मेशन भेज दी, क्लोजिंग बैलेंस तो आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। लेकिन ओपनिंग बैलेंस जो वो दिखा रहा है, क्या ओपनिंग बैलेंस सही था या नहीं था, वो कैसे पता चलेगा, फॉर द कंपैरेटिव तो आपको उसके भी ऊपर भी रिलायंस लेना पड़ेगा। देखें, एक बात समझे, जब आप काम करते हैं ना, तो आपके पास पूरी, जब आप लेट से बैलेंस शीट वाले आइटम पे काम करते हैं, तो बैलेंस शीट वाले आइटम पे पूरी मूवमेंट होती है, एक ओपनिंग होता है, ठीक है, लेट से सेल्स हो गई, अगर मैं रिसीवेबल वाले एरिया की बात करूं, सेल्स हो गई, फिर इसके बाद आपके पास है ना रिसीट्स होती हैं, ठीक है, रिसीट्स होती हैं, रिसीट्स माइनस हो गई, फिर आपके पास आता है क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग आप लिखते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग पे तो आप क्या करते हैं, क्लोजिंग पे आप क्या करते हैं, कंफर्मेशन बेचते हैं, कंफर्मेशन बेच के उसको वेरीफाई कर लेते हैं। सेल्स पे आप काम करते हैं, सैंपल करते हैं, सैंपल बेच के आप उसकी अकरेंस वगैरह सारी चीज़ें टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि यार लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस जो होता है आपने ऑलरेडी उसका ऑडिट करा हुआ होता है, तो ऑलरेडी वो वेरीफाइड होता है, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ होती है, रिसीट्स होती है, रिसीट्स आपका बैलेंसिंग फिगर ऑलरेडी वेरीफाइड हो जाता है, ये चीज़ आपकी ऑलरेडी वेरीफाइड है, ठीक है। सेल्स आपने वेरीफाई कर लिया, क्लोजिंग का आपने कंफर्मेशन ले ली, तो डेफिनेटली अगर रिसीट का नंबर आपको अब देखना है तो तीन चीज़ें तो आपकी वेरीफाई हो गई, या बैलेंसिंग फिगर निकाल के आप मैच कर लेंगे कि यार एंटिटी यही रिसीट बता रही है या नहीं बता रही, ठीक है, तो वो तो आपकी ऑलरेडी वेरीफाइड हो जाएगी। लेकिन अगर ये नंबर आपका वेरीफाइड नहीं है, ये नंबर अगर वेरीफाइड नहीं है, तो डेफिनेटली आपको इस पे भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अब रिसीट्स तक नहीं पहुंच सकते एज अ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस पे आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस के लिए भी आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे टू कंप्लीट द मूवमेंट, ठीक है। हमारा टारगेट ये है कि हम करंट ईयर का ऑडिट कर रहे हैं, ये बात समझें, हमारा टारगेट ये है कि हम करंट ईयर का ऑडिट करें। करंट ईयर में क्या तीन चीजें आ गई, सेल्स आ गई, रिसीट आ गई, क्लोजिंग आ गई, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि यार जितनी भी रिसीट्स होती हैं, हम बैंकिंग वाली जो ट्रांजेक्शन है उसमें अलग से नहीं जा रहे होते, तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग हमारा वेरीफाई होता है तो उसके हिसाब से हम रिसीट्स को एज अ बैलेंसिंग फिगर ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। तो या तो मैं ये करूँ कि रिसीट्स पे काम करूँ, या तो मैं ओपनिंग पे काम करूँ, तो जहां मुझे लगेगा यार मुझे ओपनिंग पे काम करना चाहिए, मुझे ओपनिंग पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए, तो वहां मैं ओपनिंग पे काम कर रहा हूँ, तो ओपनिंग पे काम करने के लिए मैं क्या करूंगा कि यार लेट से मैं कंफर्मेशन भेज दूंगा, रिसीवेबल्स अगर हैं तो मैं उनको ओपनिंग बैलेंस पे कंफर्मेशन भेज दूंगा कि यार कंफर्म कर दो लास्ट ईयर का आपके नंबर्स यही आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, ठीक है, एक तो ये काम कर लूंगा। या फिर जो ओपनिंग बैलेंसेस अगर आ रहे हैं तो वो ओपनिंग बैलेंसेस को मैं सब्सिक्वेंटली टेस्ट कर लूंगा कि सब्सिक्वेंटली ये अमाउंट जो रिसीवेबल में दिखा रहे थे ओपनिंग बैलेंसेस में क्या रिसीव हो गई है या नहीं हुई, तो सब्सिक्वेंट रिसीट्स में परफॉर्म कराऊंगा। तो जो भी ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई कर सकते हैं, तो मैं वो प्रोसीजर परफॉर्म करके ओपनिंग बैलेंस पे
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले रहा हूँगा। ये बात क्लियर है? ठीक है जी। चौथी चीज, कोई भी अदर प्रोसीजर जो फर्म की पॉलिसी मुझे बता दी है कि यार ये भी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। लेट्स से अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट आता है, फर्म की पॉलिसी कि यार क्यूसीआर रिव्यू होगा, तो क्यूसीआर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हम कर रहे होंगे, या फिर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई सीनियर मैनेजर या कोई मैनेजर उस फाइल को रिव्यू करेगा, जो कि इंडिपेंडेंट होगा, उस टीम का पार्ट नहीं होगा लेकिन इंडिपेंडेंट होगा, तो वो उसको रिव्यू कर रहा होगा, तो वो एक्टिविटी भी हम परफॉर्म करेंगे। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में क्या चीज़ें हमें एडिशनल कंसिडरेशन करनी है? हमें पहले तो लास्ट ईयर ऑडिटर अगर है तो उससे हम कम्युनिकेट करेंगे, उससे अरेंजमेंट करेंगे, उसके वर्किंग पेपर देखेंगे, उससे चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई होती हैं, कोई इश्यूज हमें आइडेंटिफाई होते हैं, वो कम्युनिकेट किससे करेंगे? दो चार जो गवर्नेंस से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। अगर हमें लगता है कि यार ओपनिंग बैलेंसेस पे हमें प्रोसीजर्स परफॉर्म करके सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे, तो वो हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले रहे होंगे बाय परफॉर्मिंग प्रोसीजर। हम वेरीफाई करेंगे अपने लास्ट ईयर के जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है उसको वेरीफाई कर रहे होंगे। ठीक है, उस पर भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है। चौथी चीज, अगर कोई और प्रोसीजर्स फर्म ने डिफाइन करेंगे, यार अगर तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट आएगा, हमारी पॉलिसी ये है कि यार हम ये प्रोसीजर भी परफॉर्म कर रहे होंगे, मतलब कि क्यूसीआर रिव्यू हो गया, या फिर कोई सीनियर मैनेजर रिव्यू करेगा या कोई मैनेजर करेगा, तो वो भी एक्टिविटी हम कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब समझते हैं। अब हम स्टार्ट हो गए, प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी देख ली। अगर तो इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट होगा तो उसके लिए एडिशनल कंसिडरेशन हम क्या कर रहे होंगे वो भी हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि यार प्लानिंग प्लानिंग अगर स्टार्ट होती है तो प्लानिंग में है क्या चीज़ें? प्लानिंग एक्टिविटी में देखें दो चीज़ें हैं। ठीक है, दो चीज़ें क्या क्या है? दो चीज़ें हैं कि एक तो ऑडिट स्ट्रेटजी है, ठीक है, एक है ऑडिट प्लान। ठीक है। ऑडिट स्ट्रेटजी ये कि यार जब आप जैसे स्टडी करने बैठते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में पहले सबसे पहले ना कुछ ऊपर ऊपर की बातें आप डिसाइड करते हैं। ऊपर ऊपर की बातें मतलब, सर सबसे पहले आप क्या करते हैं जब स्टडीज करते हैं? तो सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं सिलेबस क्या है। ठीक है, कि यार चैप्टर्स कितने हैं, कितने चैप्टर्स हैं? 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है। अब सिलेबस में डिफाइन करेंगे कि यार चैप्टर्स टोटल कितने हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मैं ऑडिट की बात करूँ तो आप आइजर डिसाइड करेंगे कौन कौन से आइजर हैं, वॉल्यूम 1 इंक्लूडेड है, वॉल्यूम 3 इंक्लूड है, तो वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर रहे होंगे। वॉल्यूम 2 है, एथिक्स है, तो वो सारी चीज़ें आप चैप्टर डिसाइड कर रहे होंगे। आप डिसाइड ये भी करेंगे कि मुझे कौन से नोट से पढ़ना है। ठीक है ना, नोट्स कौन कौन से मेरे पास हैं, तो मुझे कौन किस नोट से पढ़ना है, किसको फॉलो करना है, आइज़र से पढ़ना है, मुझे किधर से पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें आप सिलेबस के पार्ट में स्कोप अपना डिफाइन करेंगे कि यार मेरी बाउंड्री क्या है, किधर रहते हुए मुझे सारे काम करने हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ डिसाइड करेंगे। तो सिमिलरली ऑडिट के अंदर भी हम स्कोप डिसाइड करते हैं। स्कोप हमारा ओवरऑल क्या है, हमारा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, इंडस्ट्री की रेगुलेशंस कोई हैं तो वो क्या होंगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिसाइड कर रहे होते हैं। लिस्टेड एंटिटी है तो हमें कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी देखना होगा, तो वो सारी चीज़ें हम डिसाइड कर रहे होंगे। अच्छा जी, फिर इसके अलावा टाइमिंग। जब आप स्टडी करने बैठते हो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता होता है, लेट से अगर मेरी दिसंबर में अटैम्प्ट है, तो दिसंबर में अटैम्प्ट है तो मुझे लेट से नवंबर की 25 तारीख तक मुझे क्या करना होगा? 25 तक मुझे अपना सारा जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट करना होगा। 26 से मैं बैठ जाऊंगा रिवीजन करने। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है कि यार ये मेरी टाइमलाइन है, इसमें रहते हुए मुझे काम करना है। फिर मजीद प्लानिंग करेंगे यार 25 तक अगर मुझे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है तो कैसे करनी है, वो एक अलग बात है। ठीक है, फिलहाल मैं टाइमिंग डिसाइड करूंगा कि यार मुझे क्या मेरी टाइमिंग होगी, कि कब तक मुझे कंप्लीट करना है। तो सिमिलरली ऑडिट में भी आप क्या डिसाइड करते हैं कि टाइम ऑफ रिपोर्ट, यार कब मैं शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट दे रहा हूँगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं सारी टाइमिंग आप डिसाइड कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ डायरेक्शन, कि किस एरिया पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। लेट से अगर मैं ऑडिट की सिलेबस की बात करूँ तो ऑडिट में आप बोलेंगे कि यार मुझे लेट से रिस्क, जो रिस्क वाला एरिया है मुझे उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां से हर सवाल आता ही आता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वाला एरिया है, मुझे वहां फोकस करना है। 4 से 5 आइजाज हैं, ठीक है, 6 आइजाज हैं गिनती के, वहां अगर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, 6 आइजा अगर अच्छे से पढ़ लेता हूँ, प्रैक्टिस अच्छी कर लेता हूँ, तो वो मार्क्स गेनिंग है, तो वहां मुझे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सिमिलरली या तो वॉल्यूम 2 अगर मैं अच्छे से कर लेता हूँ तो वहाँ मुझे मार्क्स गेनिंग है, वहां से एक सवाल बनेगा, तो वहां से मैं मार्क्स गेन कर लूंगा। तो डायरेक्शन में आप डिसाइड करते हैं किस एरिया में मुझे ज्यादा फोकस करना है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। तो डायरेक्शन में आप क्या डिसाइड करेंगे? कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है, कौन सा रिस्की एरिया है जहां मैं ज्यादा फोकस करूंगा।
ठीक ठीक है, तो वो चीज़ें आप डिसाइड कर रहे होंगे। स्कोप आपने डिसाइड कर लिया कि यार मेरी बाउंड्री क्या होगी, किधर रहते हुए मुझे काम करना है, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है, ठीक है। टाइमिंग में आप डिसाइड करे होंगे कि रिपोर्ट मुझे कब भेजनी है, कब कब कम्युनिकेशन हो रही होगी, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करे होंगे। डायरेक्शन में किस एरिया में मुझे ज़्यादा काम करना है वो आप डिसाइड करे होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ऑडिट इंगेजमेंट की आप क्या डिसाइड करते हैं, ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है, ओवरऑल ऑडिट इंगेजमेंट का आप स्कोप डिसाइड करते हैं, टाइमिंग डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, इसको ऑडिट स्ट्रेटजी को हम थोड़ा और डिटेल में जाके देखते हैं कि ऑडिट स्ट्रेटजी में अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो स्कोप में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, टाइमिंग में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, और एक हमारे पास रिसोर्सेज होती है, वो भी हम कवर करते हैं ऑडिट स्ट्रेटजी के पार्ट के अंदर ही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, स्कोप में देखते हैं स्कोप में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखें, जब आप अपना सिलेबस डिसाइड कर रहे हैं तो आप सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, सिमिलरली ऑडिट के अंदर भी आप स्कोप में क्या क्या चीज़ें डिसाइड करेंगे। लेट्स से अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि यार इधर फ्रेमवर्क कौन सा अप्लाई होता है, कौन सा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट करा है और जो एक्सेप्टेबल बाय लॉ और रेगुलेशन, हमने पढ़ा था ना फ्रेमवर्क, एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हमने पहली क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी, एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या कंपनी यूएस गैप फॉलो कर रही है, क्या कंपनी आईएफआरएस फॉलो कर रही है, ठीक है। वो चीज़ मैं देखूंगा, उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि यार रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अगर ये वाला है तो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मुझे ये वाला देखना होगा, ठीक है। ये मेरा स्कोप है, इधर रहते हुए मुझे सारी चीज़ें देखनी है। कोई भी अगर हेड अगर है, अगर लेट से लीजेज है, तो मुझे उसी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के स्टैंडर्ड में जाके मुझे देखना होगा। तो ये मेरा एरिया है, इधर मुझे रहते हुए काम करना है, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग इंडस्ट्री है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में मुझे बैंकिंग रेगुलेशन देखने पड़ेंगे, बैंक के रेगुलेशन देखने पड़ेंगे। फिर इसके अलावा अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री है तो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस मुझे देखना पड़ेगा। तो देखना ये कि यार इंडस्ट्री की कोई रेगुलेशन तो इन्वॉल्व नहीं है, लिस्टेड एंटिटी है तो मुझे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मुझे देखनी है, ठीक है। तो वो एरिया भी मुझे देखना होगा। मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि यार मैं काम करूंगा तो मुझे एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये वाला देखना है, लेट से आईएफआरएस है तो आईएफआरएस में रहते हुए मुझे देखना है, ठीक है। अगर तो बैंकिंग का काम कर रहा हूँ तो बैंकिंग के एक तो आईएफआरएस भी देख रहा हूँ, फिर साथ ही साथ मुझे बैंकिंग जो बैंकिंग बैंकिंग के रेगुलेशन है वो भी मुझे देखना है, ठीक है। तो ये डिसाइड करूंगा। फिर इसके अलावा मुझे ये देखना है कि अगर लेट से मैं ग्रुप ऑडिट कर रहा हूँ तो ग्रुप की कितनी सब्सिडीज हैं। ग्रुप की लेट से 4 सब्सिडीज है, ठीक है। तो चारों सब्सिडीज का मैं क्या करूंगा, चारों की सब्सिडीज का मुझे देखना है ये कि यार 4 सब्सिडीज किधर किधर है, उनकी लोकेशन क्या है, उधर मैं कम्युनिकेट कैसे करूंगा, उनके ऑडिटर्स कौन है। तो वो सारी चीजें भी मैं किस में डिसाइड करूंगा, ऑडिट स्ट्रेटजी में डिसाइड करूंगा, ठीक है। या फिर लेट्स से इन्वेंट्री इन्वेंट्री की जो वेयर हाउसेज हैं उनकी लोकेशंस किधर किधर हैं वो भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा बिजनेस के सेगमेंट्स किधर हैं, बिजनेस के सेगमेंट्स कितने, लेट्स अगर मैं यूनिलीवर की बात करूं, यूनिलीवर शैम्पू में भी डील कर रहा है, सोप में भी डील कर रहा है, क्रीम में भी डील कर रहा है, तो सारी चीज़ों में डील कर रहा है, तो इनके कितने सेगमेंट्स हैं, कितनी रेवेन्यू स्ट्रीम लाइंस हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे देखनी होंगी कि यार सेगमेंट्स अगर इतने ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली मेरा काम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से मैं चीज़ें सारी अंडरस्टैंड कर रहा हूँगा। फिर मुझे एक और चीज़ क्या देखनी है, क्या इधर कोई ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व तो नहीं है जहाँ एक्सपर्ट की नीड होगी, जहाँ मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होगा। मैं एक्सपर्ट में कौन हो सकता है, एक तो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होगा, ठीक है। दूसरा, या तो ऑडिटर डिसाइड करेगा कि यार ऑडिट का कोई ऑडिटर का एक्सपर्ट तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इधर। लेट से अगर इधर रिवैल्यूएशन होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, और कंपनी ने मॉडल अडॉप्ट करा हुआ है कि यार रिवैल्यूएशन वाला, ठीक है। तो इधर फेयर वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होगा जिसने कोई ना कोई फेयर वैल्यूएशन रिपोर्ट होगी। तो ऑडिटर कंसीडर करेगा कि यार क्या मुझे अपना एक्सपर्ट इन्वॉल्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वो भी ऑडिट स्ट्रेटजी का पार्ट बनेगा कि यार इधर कोई एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ठीक है। तो वो भी डिसाइड करना है आपने। फिर आपने देखना है ये कि इंटरनल ऑडिटर, क्या इधर कंपनी में इंटरनल ऑडिट एग्जिस्ट करता है डिपार्टमेंट। अगर तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है तो क्या आप इस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के काम को यूज करेंगे या नहीं करेंगे, वो हम आगे देखेंगे भी। जब इंटरनल ऑडिट और एक्सपर्ट का आएगा हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, ठीक है। डिटेल में आगे देखेंगे। लेकिन ये कि हमने हमारे पास कैश में थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे भी कि यार ये चीज़ें हमने ऑलरेडी कुछ रिमाइंड मतलब याद आ रही होंगी आपको चीज़ें कि यार एक्सपर्ट हमने पढ़ा था, इंटरनल ऑडिट की कुछ बातें जहन में आ रही होंगी, ठीक है। बाकी हम डिटेल में आगे देख भी रहे होंगे। फिर इसके अलावा
कि इधर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई आईटी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। लेट्स से अगर आप किसी ई कॉमर्स इंडस्ट्री का ऑडिट करने जाते हैं तो वहाँ सारी चीज़ें देखें, इनवॉइस जो बन रही है वो आईटी बेस्ड सारी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। ऑर्डर प्लेस होता है, ऑर्डर प्लेस होता है, ऑटोमेटिकली इनवॉइस क्रिएट हो जाती है, सारी चीज़ें आईटी बेस्ड चल रही है ना। तो कोई भी इसमें मतलब ह्यूमन जो है इंटरवेंशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, और सारी चीज़ें डिपेंड किस पर, आईटी पर डिपेंड है। तो वहाँ आप देख रहे होंगे कि यार इधर आईटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हो सकता है आईटी ऑडिट भी करवाना पड़े, ठीक है ना, कंट्रोल्स की टेस्टिंग करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या इम्पैक्ट होंगे फाइनेंशियल्स पर, और उधर क्या मुझे आईटी ऑडिट करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा, वो भी आप देखेंगे, ठीक है। फिर आपने देखना है कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, या पेरोल डिपार्टमेंट जो है जो पेरोल बनाता है वो सारी चीजें उन्होंने, कंपनी ने आउटसोर्स कर दी है, दूसरी कंपनी ये सारी चीजें एक्टिविटी कर रही है। लेट्स से क्विक बुक्स है, क्विक बुक्स मैंने लिया हुआ है, ठीक है, अकाउंटिंग एक सिस्टम लिया हुआ है क्विक बुक्स का, ठीक है। अब वो ऑनलाइन अकाउंटिंग सिस्टम है, सारा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, मेरा क्विक बुक्स के सर्वर में पड़ा हुआ है। क्विक बुक्स का सर्वर किधर है, वो क्विक बुक्स की कंपनी लेट्स अगर अमेरिका में है तो अमेरिका में सारा मेरा डेटा पड़ा हुआ है, जो भी कंट्रोल्स हैं क्विक बुक्स के वो सारे उस कंपनी के हैं, मेरे अपने नहीं हैं, ठीक है। तो क्या मुझे उस कंपनी की सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग लेने जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, क्या मुझे उससे कोई रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे आइजा 402 में, ठीक है। आइजा 402 में आगे देखेंगे डिटेल में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी, ठीक है। अच्छा जी, क्या कंसोलिडेशन अगर हो रही है, ग्रुप ऑडिट में कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन हो रही है, तो क्या मुझे स्टैंड अलोन एफएस को भी, स्टैंड अलोन एफएस पर भी काम करना पड़ेगा, नहीं काम करना पड़ेगा, वो भी आप डिसाइड करेंगे। फिर इसके अलावा ये देखेंगे रिपोर्टिंग करेंसी कंपनी की कौन सी है, कंपनी किस रिपोर्टिंग कर, कंपनी कौन सी करेंसी यूज कर रही है, किन किन ट्रांजेक्शन में कंपनी डील करती है, कंपनी के यूएसडी में डील करती है, कंपनी के रशियन करेंसी में भी डील करती है, कंपनी के चाइनीज की करेंसी में भी डील करती है। तो वो सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है, इधर करेंसी की इन्वॉल्वमेंट, कौन कौन सी करेंसी की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वो सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है। तो पहले तो आपने एक बाउंड्री डिसाइड कर ली, यार ये मेरी बाउंड्री, इधर ये करेंसीज हैं, इधर ये बिजनेस सेगमेंट्स हैं, इधर ये सब्सिडरीज हैं, इधर ये एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट है, इधर इंटरनल ऑडिट की इन्वॉल्वमेंट है। तो वो सारी चीजें आपने डिसाइड कर ली कि यार ये मेरा ओवरऑल बाउंड्री है, ठीक है। जब जब आपने बाउंड्री डिसाइड कर ली, देन आपने क्या करना है, अब आपने टाइमिंग डिसाइड करनी है कि यार टाइमिंग मेरी ओवरऑल, पहले तो एंटिटी की टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग करने की, वो पहले तो आपने समझना है कि एंटिटी की टाइम टेबल क्या होती है। क्या एंटिटी क्वार्टरली अकाउंट्स बनाती है, ठीक है, या फिर मंथली बना रही होती है, या फिर हाफ ईयरली बनाती है, ठीक है, या फिर ईयरली बनाती है। तो पहले तो आपने ये भी समझना है कि यार एंटिटी की टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग करने की, ठीक है। एंटिटी कब कब अकाउंट्स बना रही होती है, एंटिटी किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रही होती है, वो आपने समझना है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने ये भी डिसाइड इधर करना है कि यार आपने मीटिंग डेट्स डिसाइड करनी है कि यार मेरी मीटिंग डेट्स क्या क्या होंगी, किन किन के साथ मीटिंग आप करेंगे। एक तो मैनेजमेंट के साथ करेंगे, टीम मेंबर्स के साथ करेंगे, और थर्ड पार्टीज के साथ आप मीटिंग करेंगे। थर्ड पार्टीज में कौन लोग आ जाते हैं, एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, लीगल लॉयर्स आ गए, ये सारे लोग आ जाते हैं थर्ड पार्टीज के अंदर, ठीक है। तो आपने डिसाइड करना है कि यार मैं मीटिंग करूंगा तो मैनेजमेंट के साथ कब कब करूंगा, मैनेजमेंट के साथ करूंगा तो किन चीज़ों पे आप करेंगे, मीटिंग करेंगे क्या, रिपोर्ट की टाइमलाइन डिसाइड करेंगे, ठीक है, रिपोर्ट मैं आपको कब प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, ये आप डिसाइड करेंगे। ऑडिट वर्क पे आप बात करेंगे कि यार ऑडिट वर्क मेरा क्या क्या होगा, क्या क्या है मेरा स्कोप है, प्लानिंग के बारे में क्या मुझे डेटा चाहिए होगा, वो सारी चीज़ें आप बात कर रहे होंगे। और स्टेटस पे कब कब मीटिंग रखनी है, कि लेट से अगर 10 दिन हो जाते, 10 दिन के स्टेटस पे मीटिंग रखनी है कि यार हमारा ये टारगेट अचीव हो गया नहीं हो गया, इतना ऑडिट कंप्लीट हो गया, 50% कंप्लीट हो गया, 10% रहता है, जो भी है। तो आपने स्टेटस की मीटिंग्स की डेट डिसाइड करनी है कि यार इन दिन हम बैठेंगे और स्टेटस पे बात कर रहे होंगे, ठीक है, और हमारा टारगेट ये होगा, इतना इतना हमारा ऑडिट हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, टीम मेंबर्स के साथ भी आपको मीटिंग की डेट डिसाइड रखनी है कि यार टीम मेंबर से भी डेफिनेटली आप है ना स्टेटस ले रहे होंगे सारी चीज़ों का कि यार इतना काम हो गया नहीं हो गया, तो टीम मेंबर्स के साथ भी आपको मीटिंग डेट्स डिसाइड करनी होंगी, ठीक है। फिर थर्ड पार्टीज के साथ भी आप डिसाइड करेंगे। टाइमिंग हमारी डिसाइड हो गई, देन हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट मैटर्स पे जाना है कि हमारा डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन में हम क्या चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले मटीरियलिटी, मटीरियलिटी हम देखेंगे आइजा 320 के अंदर अगर डिटेल में देख रहे होंगे कि मटीरियलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, सारी चीज़ें। हाई रिस्क एरियाज हमें आइडेंटिफाई करने हैं, किस एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट क्या है, कहीं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स तो नहीं है, कहीं इधर फ्रॉड तो नहीं है,
तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। अगर फ्रॉड इन्वॉल्व है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें देखनी है। अगर फ्रॉड इन्वॉल्व है तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हमें हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड। अगर तो फ्रॉड इन्वॉल्व है कंपनी में, आपको लगता है कि फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करेंगे, क्वेश्चनिंग माइंड ज़्यादा होगा, ज़्यादा अलर्ट रहेंगे चीज़ों को लेकर, ठीक है। अच्छा जी, चौथी चीज आपने क्या देखनी है इधर, इंटरनल कंट्रोल। क्या इंटरनल कंट्रोल इधर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं? अगर तो डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन है तो क्या आपको टीओसीज करने हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने हैं या नहीं करने हैं, या डायरेक्ट आपको सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है? क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल लेके आपको आपको रिलायंस लेके आप सब्सटेंटिव टेस्टिंग की तरफ जाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेंगे? तो आपकी अप्रोच क्या होगी? ठीक है, आप क्या इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलायंस लेंगे, फिर सब्सटेंटिव टेस्टिंग कम करेंगे, या फिर इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलायंस ही नहीं लेंगे, डायरेक्ट सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेंगे? लेट्स से कंपनी के कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा वीक है, इधर फ्रॉड आपको मिला और सारी चीज़ आपको मिली, तो आपने क्या सोचा, आपने बोला यार इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करना फजूल है, इधर तो वैसे ही इतने ज़्यादा इंस्टेंसेस हैं, इधर बहुत ज़्यादा वीकनेसेस है इंटरनल कंट्रोल की, तो आपने क्या करा, डायरेक्ट सब्सटेंटिव टेस्टिंग पे चले गए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या अप्रोच है। अगर तो ई कॉमर्स एंटिटी है, सारी चीज़ें आईटी बेस्ड हैं, तो डेफिनेटली आपको कंट्रोल्स पे ज़्यादा रिलाई लेना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ आप सब्सटेंटिव से वेरीफाई नहीं कर सकते, सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हो रही हैं, तो कंप्यूटर के कंट्रोल्स देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये आपने देखना है। फिर इसके अलावा कोई रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में तो चेंज नहीं आ गया। अगर कोई रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज आ गया, लेट से IFRS 9 जब आया था तो बहुत सारे लोगों को IFRS 9 की इम्प्लीकेशन नहीं आती थी, ठीक है, तो वहाँ चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि यार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एरर होंगे, मैनेजमेंट को आती नहीं होगी, तो वहाँ ज़्यादा चांसेस होंगे कि इधर में मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो, ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। या फिर इंडस्ट्री की कोई रेगुलेशन में चेंज आ गया, तो हो सकता है मैनेजमेंट में कोई नॉन कंप्लायंस उस चीज़ की कर दी हो, ठीक है, तो वहाँ चांसेस हो सकते हैं, नॉन कंप्लायंस होगी तो प्रोविजन आ जाएंगे, ठीक है, तो चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई बिजनेस डेवलपमेंट हुई, या कोई मर्जर हो गया, या कोई की मैनेजमेंट में चेंज आ गया, तो क्या कोई सीएफओ चेंज हो गया, सीएफओ चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली नए नए सीएफओ को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इस बिजनेस की, तो हो सकता है कि यार एरर्स के चांसेस इंक्रीज हो जाएं, तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे आपका रिस्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले तो समझनी है कि यार किस एरिया पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, मटीरियलिटी क्या होगी, मेरे रिस्की एरियाज कौन से होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेवल के रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर रहे होंगे अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग, अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने देखना है मुझे अप्रोच क्या रखनी है, मुझे इंटरनल कंट्रोल्स पे काम करना है या नहीं करना। अगर तो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ही कंट्रोल्स की नहीं है, तो आप क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर ही नहीं सकते, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे नहीं तो आप डायरेक्ट सब्सटेंटिव करेंगे, ठीक है। तो आपने समझना ये कि क्या मुझे इंटरनल कंट्रोल्स पे काम करना है या नहीं करना है, या डायरेक्ट सब्सटेंटिव पे चला जाना है, ठीक है। तो आपने पहले तो देखना है ये कि क्या इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट भी करते हैं, क्या उसकी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन है भी या नहीं है। अगर तो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ही सही नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करेंगे। क्या कोई रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या इंडस्ट्री रेगुलेशन में कोई चेंज तो नहीं आ गया, क्या कोई बिजनेस डेवलपमेंट तो नहीं हो गई, कोई न्यू स्ट्रीम लाइन तो रेवेन्यू की नहीं आ गई कंपनी के अंदर, कोई नए बिजनेस में तो कंपनी इन्वॉल्व नहीं हो गई, कोई नए सेगमेंट में तो इन्वॉल्व नहीं हो गई, तो वो भी चीज़ें हमें कंसीडर करनी है। उस एरिया पे ज़्यादा रिस्क के चांसेस हैं, ज़्यादा मिस स्टेटमेंट के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट चीज आप क्या डिसाइड करेंगे स्ट्रेटजी के अंदर, रिसोर्सेज, सिलेक्शन ऑफ टीम, कि यार किस, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन के यार सिग्निफिकेंट मैटर जो मैंने आइडेंटिफाई करे, जो रिस्की एरियाज आइडेंटिफाई करे, उसके हिसाब से किन लोगों को मुझे अपनी टीम का पार्ट बनाना चाहिए, कितने सीनियर लोग मेरी टीम में होने चाहिए, या किस टाइप के लोग होने चाहिए जिनके लेट से, अगर इधर IFRS 16 की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो मैं चाहूंगा कोई ऐसा सीनियर बंदा हो जिसने IFRS 16 पे इससे पहले भी काम करा हुआ हो, ठीक है। अगर तो बैंकिंग के मैं काम करने जा रहा हूँ, बैंकिंग का ऑडिट करने जा रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कोई ऐसे बंदे मेरी टीम में हो जिनका बैंकिंग के साथ एक्सपीरियंस हो, जो ऐसे रिसोर्सेज हो जिनका बैंकिंग के पहले भी उन्होंने ऑडिट करा हुआ हो, तो मैं चाहूंगा कि यार ऐसे बंदे मैं सेलेक्ट करूँ। तो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, डिपेंडिंग ऑन द आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट मैटर्स, आप डिसाइड करेंगे मेरी टीम में कौन लोग होने चाहिए। फिर उसके हिसाब से आप टास्क को भी आइडेंटिफाई करे होंगे, लेट्स से इस बंदे ने IFRS 16 पे पहले भी काम करा हुआ है, तो ये IFRS 16 में बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसको मैं IFRS 16 दे देता हूँ, ठीक है। या फिर बहुत बहुत दफ़ा कुछ लोगों की अप्रोच होती है सीनियर्स की कि यार लेट्स से इसने ये वाला टास्क ऑलरेडी करा हुआ है, तो अब आप उसको थोड़ा सा चेंज करो ताकि ये नई चीज भी सीखे, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है।
फिर इसके अलावा बजट आपको एस्टिमेट करना है कि ओवरऑल इतने बंदे अगर आप इन्वॉल्व करोगे तो कितना टाइम इनपुट होगा, उसके हिसाब से आप बजट भी एस्टिमेट करते हो कि ओवरऑल मेरा बजट कितना बन रहा है, कितनी मेरी कॉस्ट इनकर हो रही है और उसके हिसाब से मेरी फीस क्या है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको हेल्प आउट करती है बजट एस्टिमेट करने के लिए भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि यार हमने ऑडिट स्ट्रेटजी को ओवरऑल समझ लिया कि ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर क्या तीन चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। स्कोप में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। टाइमिंग के अंदर हम देखते हैं कि यार मीटिंग्स कब कब रखेंगे, रिपोर्ट्स कब देंगे, ऑडिट ऑडिट जो हमारा स्टेटस है ऑडिट का उसके ऊपर हम बात करते हैं, ऑडिट स्टेटस से बात करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं थर्ड पार्टी से, वो टाइमलाइन डिसाइड करते हैं कि कब कब हमारी मीटिंग्स होंगी, थर्ड पार्टी से कब होंगी, टीम मेंबर से कब होंगी, वो सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। टाइम डायरेक्शन के अंदर हम सिग्निफिकेंट मैटर्स भी देखते हैं, रिसोर्सेज भी देखते हैं कि यार पहले तो सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, कहाँ ज़्यादा रिस्की एरिया है, क्या मटेरियलिटी है हमारी, ठीक है, हमारी अप्रोच क्या होगी, क्या कोई रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में तो चेंज नहीं आ गया, क्या कोई इंडस्ट्री रेगुलेशन में तो चेंज नहीं आ गया, कोई बिजनेस डेवलपमेंट तो नहीं। तो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरी रिसोर्सेज क्या क्या होंगी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या चीज़ें देख रहा होता हूँ, एक तो सिग्निफिकेंट मैटर देखता हूँ, ठीक है, दूसरी चीज़ मैं रिसोर्सेज भी देखता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम आते हैं ये तो हमने एक ऊपर ऊपर की ऑडिट स्ट्रेटेजी बना ली कि यार ये मेरी बाउंड्री है, ये रिस्की एरियाज है, ये इधर मुझे ज्यादा फोकस करना है, इतने टीम मेंबर्स होंगे, ये तो ऊपर ऊपर की स्ट्रेटेजी बन गया। अब देखें, आपको अपने स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए अब आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अपने प्लान को, डिटेल्ड प्लान एक बनाना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी को पूरी करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अपनी स्ट्रेटेजी के टारगेट पूरा करने के लिए, लेट्स अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है, ठीक है, और मेरे पास इतना ज्यादा काम है और ये रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, और ये रिस्की एरियाज हैं। अब ये सारी चीजों को अचीव करने के लिए विद इन दिस स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें अचीव करने के लिए मुझे एक डिटेल्ड प्लान बनाना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे, लेट से भाई तुम इतना काम करोगे, तुम ये हेड करोगे, डेली बेसिस पे तुम दो दो दिन के अंदर तुम ये हेड कंप्लीट कर लोगे, तुम ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, 3 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, 3 दिन के अंदर ये वाला बंदा ये काम कर रहा होगा। तो वो सारी चीज़ों को डिटेल ब्रेक डाउन करूंगा और मैं बताऊंगा कि भाई ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, वो सारी चीज़ें मैं डिसाइड करूंगा डिटेल में। उसको हम कहते हैं ऑडिट प्लान। ठीक है, ऑडिट प्लान क्या है भाई? डिटेल्ड प्लान है। डिटेल्ड प्लान में हम क्या डिसाइड करते हैं? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट किस चीज़ की? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की, अदर प्रोसीजर्स टू कंप्लाई आएगा। सर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा बता दें, ये समझ नहीं आ रहा। देखें, आइजर 315, आइजर 315 हम क्या करते हैं? आइजर 315 के अंदर सर हम रिस्क को असेस करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कोई ना कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, जैसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर में क्या करते हैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, कंफर्मेशन देते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। तो इसी तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। उन प्रोसीजर्स को क्या कहते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये बात समझ में आ रही है? रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको असेस करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं। प्रोसीजर वो क्या होंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में? आप लेट से आपने फाइनेंशियल ली, ठीक है, फाइनेंशियल को आपने एनालिटिकली चेक कर लिया, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। आपने क्या चेक कर लिया? एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करे आपने। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करे, लास्ट ईयर से कंपेयर कर लिया एफएस को, ठीक है। आपने देखा कि यार ये वाला एरिया सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, सेल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हो गई है? ठीक है, तो इंडस्ट्री तो इतनी ज्यादा बूम करी नहीं है, कस्टमर की डिमांड इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, वैसे ही इतना ज्यादा इन्फ्लेशन कम कंट्री के अंदर है, लोगों की तो डिमांड कम होनी चाहिए, इधर तो डिमांड बढ़ गई है, इधर तो आप दिखा रहे रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से आप रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। दूसरी चीज आप क्या करेंगे? आप इंक्वायरी करेंगे। दूसरी चीज आप क्या करेंगे? आप इंक्वायरी करेंगे। आप इंक्वायरी करेंगे कि भाई ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, वो ज्यादा वो आप चीजें की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे। ठीक है, तो एक तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, दूसरी चीज आप इंक्वायरी कर रहे होंगे, ठीक है, और तीसरी चीज आप क्या करेंगे? एक और चीज आप
मजीद इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे होंगे। इंस्पेक्शन किस चीज़ की, मतलब कि आपने क्या करा, आपने लेट से आपने मार्केट की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखना शुरू कर दी है। आपने वेबसाइट खोल लिया, आपने ब्लूमबर्ग खोल लिया, आपने लेट से कोई न्यूज़ की वेबसाइट खोल ली, वहाँ से इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दी, इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू कर दी कि यार इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है, कस्टमर की डिमांड इस इंडस्ट्री में कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है। लेट से अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो यार प्राइसेस बढ़ रही हैं दिन बर दिन, आपको न्यूज़ में देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यार कस्टमर की डिमांड कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि यार लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लोगों के पास सैलरीज कम है, जॉब की बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं, तो लोगों के मसले क्या हो गए कि यार अब जो डिमांड है वो कम हो गई है, लोगों की बाइंग पावर इतनी ज़्यादा है नहीं। अगर कोई कंपनी कहती है कि यार हमारी रेवेन्यूज इतने ज़्यादा, वो फाइनेंशियल्स के अंदर दिखा रहे हैं, ऑटोमोबाइल वाली कंपनी अगर कोई कहती है कि यार हमारे रेवेन्यूज इंक्रीज हो गए, तो आप फॉरन क्वेश्चनिंग माइंड आपके जहन में आएगा कि यार कैसे बढ़ गए जब इंडस्ट्री के हालात इतने बुरे हैं, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या होता है कि यार आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते चीज़ों की। तो आइदर 315 में हम इसको डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे बात होगी कि यार क्या क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो आइदर 315 में इसको समझेंगे, ठीक है। लेकिन इधर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उसको असेस करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा जी, दूसरी चीज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है? सर इसके अंदर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीजें हैं, एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कंट्रोल लेट्स से कि यार बैंक रिकंसिलेशन आप बोलते हैं बनती है, बैंक रिकंसिलेशन बनती है, उसको एक बंदा रिव्यू करता है, एक बंदा उसको अप्रूव करता है, क्या रिव्यू करना ये कंट्रोल है, ठीक है। तो कोई क्या बंदा उसको रिव्यू करता है नहीं करता, उस आपने क्या करा, 3 से 4 बैंक रिकंसिलेशन ली और उसमें देख ली कि यार रिव्यूअर के सिग्नेचर है या नहीं है, ठीक है, ये आपने कंट्रोल देख लिया। आपने लेट से कंपनी में कंट्रोल है कि यार प्री नंबर्ड इनवॉइसेस बनती हैं, ठीक है, तो आपने क्या करा कि यार लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस ली एक्सेल के अंदर, आपने देख लिया, गैप एनालिसिस कर लिया कि यार इधर कंट्रोल्स हैं कि प्री नंबर्ड इनवॉइसेस बन रही हैं या नहीं बन रही, वो आपने देख लिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना ये कि यार कंट्रोल्स इफेक्टिवली इधर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसके लिए आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आप क्या देखते हैं, आप वेरीफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, अकाउंट बैलेंसेस को। वेरीफाई कैसे करते हैं, आप कंफर्मेशन भेजते हैं, आप इंस्पेक्शन करते हैं, आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, आप इंक्वायरी करते हैं, वो सारे चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई, हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे। तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीज़ें आ जाती हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इसके अलावा अदर प्रोसीजर टू कंप्लाई आइजा, इसके अलावा अगर कोई प्रोसीजर तो आपको आइजा ने बताया हुआ, लेट्स से लिस्टेड एंटिटी है तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा इसका, ठीक है, तो ये भी एक प्रोसीजर है, ठीक है। अगर तो इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री का आप इन्वेंट्री काउंट करने जाओगे तो वो आइजा आपको बता रहा होता है, ठीक है। गोइंग कंसर्न है तो गोइंग कंसर्न के लिए आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, वो पर्टिकुलरली आइजर ने बताया। सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। तो जो जो चीज़ें स्पेसिफिकली, लेट से अगर कोई लिटिगेशन इन्वॉल्व है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप कंफर्मेशन भेजोगे, आप लॉयर से कंफर्मेशन लोगे। तो ये जितनी भी चीज़ें आइजर ने स्पेसिफिकली बताई हैं, तो वो चीज़ें तो आपने लाजमी परफॉर्म करनी है, ठीक है। इसके अलावा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आपको जो लगते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो आप परफॉर्म कर रहे होंगे टू अक्वायर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो नेचर में क्या क्या देखेंगे कि भाई नेचर क्या है, नेचर मतलब कि यार सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे नेचर के अंदर क्या ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या अदर प्रोसीजर है, नेचर आपने डिसाइड करनी है। फिर इसके बाद देखना ये कि क्या ये इंक्वायरी है, ठीक है, क्या ये इंस्पेक्शन है, ठीक है, नेचर के अंदर ये भी आ जाएगा। क्या ये एनालिटिकल प्रोसीजर है, तो ऑडिट प्लान के अंदर आप डिटेल में उसका नेचर डिफाइन करेंगे कि यार किस टाइप का आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे, कब प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होंगे। लेट्स अगर मैं टीओसीज है, टीओसीज में रिपोर्टिंग डेट से पहले भी परफॉर्म कर सकता हूँ, प्लानिंग वाला एरिया में रिपोर्टिंग डेट से पहले भी कर सकता हूँ। तो टाइमिंग मुझे डिसाइड करनी है, अगर मैं टीओसीज कर रहा हूँ तो मैं रिपोर्टिंग डेट से पहले भी कर सकता हूँ,
ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग डेट से पहले मैं बोलूंगा कि यार इंटरिम ऑडिट पे मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लेता हूँ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर बाद में कर लूंगा ताकि जल्दी हो जाएगा मेरा ऑडिट कंप्लीट। ठीक है, तो टाइमिंग आपने डिसाइड करनी है कि यार कौन सी चीज़ मैं कब कर रहा हूँगा और कितनी कर रहा हूँगा, कितने सैंपल साइज में परफॉर्म करूंगा। लेट से अगर मैं 10 सैंपल करूंगा, 15 सैंपल करूंगा, 20 सैंपल करूंगा, तो कितने प्रोसीजर मुझे परफॉर्म करने हैं वो भी आप डिसाइड करेंगे। तो एक डिटेल्ड ऑडिट प्लान बनाएंगे कि यार इस साइड पे मैं ये चीजें कर रहा हूँ, इस साइड पर मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा हूँ, इस साइड पे मैं इतना काम कर रहा हूँ, इस साइड पे मैं इतने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो आप डिटेल में एक प्लान बना रहे होंगे। ये बात क्लियर है। अच्छा जी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में परफॉर्म करूंगा, रिस्क आइडेंटिफाई होंगे, असेस होंगे, तो वो मुझे साथ साथ हेल्प आउट कर रहे होंगे ऑडिट स्ट्रेटजी में भी, साथ साथ मुझे डायरेक्शन। तो ये मीनवाइल चल रहा होगा, दोनों चीजें पैरेलल चल रही होंगी। आपने पहले स्कोप डिसाइड कर लिया, मीनवाइल आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपने ऑडिट प्लान में डिसाइड करके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, तो आपको हेल्प आउट करेगा कि यार आपको डायरेक्शन कौन सा ज्यादा रिस्की एरियाज है, तो उसमें आपको हेल्प आउट कर रहा होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये चीजें कुछ कुछ पैरेलल भी चल रही होंगी, साथ साथ आपको जैसे जैसे लगेगा कि यार इधर मुझे अपडेट करनी चाहिए प्लानिंग को, वो आप अपडेट भी कर रहे होंगे। अच्छा जी, प्लानिंग एक्टिविटी की नेचर और एक्सटेंट किस पे वेरी करता है। प्लानिंग एक्टिविटी का नेचर और एक्सटेंट किस पे वेरी करता है कि यार कितनी ज्यादा प्लानिंग मुझे करनी पड़ेगी, कितनी ज्यादा प्लानिंग की मतलब इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द एंटिटी। कि यार इस एंटिटी का साइज कितना बड़ा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो डेफिनेटली उसकी प्लानिंग भी मुझे ज्यादा करनी पड़ेगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होगी, उसमें रिस्की एरियाज भी ज्यादा होंगे, तो मतलब प्लानिंग पे ज्यादा काम हो रहा होगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी एक एंटिटी के अंदर, फ्रॉड की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो डेफिनेटली उधर भी मैं ज्यादा प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, टीम मेंबर का प्रीवियसली अगर एक्सपीरियंस है, तो फिर तो मतलब इतनी ज्यादा मुझे प्लानिंग पे काम नहीं करना पड़ेगा, पुरानी प्लानिंग ऑलरेडी हुई भी होगी, वर्किंग पेपर्स बने हुए होंगे, मुझे उसी को कैरी फॉरवर्ड करना होगा, अगर कोई चेंजेस है तो मैं वो चेंजेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर तो प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है टीम मेंबर का, पहले काम नहीं करा हुआ, तो डेफिनेटली फिर मुझे प्लानिंग में ज्यादा चीजें करनी पड़ रही होंगी। ठीक है, अगर तो कोई सरकमस्टांसेस, कोई चेंजेस आ जाती है सरकमस्टांसेस में ड्यूरिंग दी ऑडिट, कोई ऐसी चीज मुझे आइडेंटिफाई हो जाती है, फ्रॉड आइडेंटिफाई हो जाता है, तो डेफिनेटली मुझे दोबारा प्लानिंग को रिवाइज करना पड़ेगा, दोबारा मजीद काम करना पड़ेगा। शुरू में तो मुझे लगा था सब चीजें अच्छी है, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी में कोई डाउट नहीं, कोई फ्रॉड नहीं है, लेकिन जब मैं प्रोसीजर्स परफॉर्म करने लग गया परफॉर्मिंग स्टेज में, और मुझे वहां पता चला कि यार इधर तो फ्रॉड की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो फिर वहां मैं क्या करूंगा, अपनी प्लानिंग को भी रिवाइज कर रहा हूँ, प्लानिंग को मजीद बढ़ा रहा हूँ, चीज़ों की और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लूंगा, मजीद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, तो प्लानिंग मेरी और डिटेल में बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है कि प्लानिंग एक्टिविटी में, इसको समराइज कर दे, प्लानिंग एक्टिविटी में दो चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है, ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी में तीन चीज़ें क्या है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, किस चीज़ की, ऑडिट एंगेजमेंट की। ठीक है, ऑडिट प्लान में क्या तीन चीज़ें, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, किसकी, प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर्स कौन से, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अदर प्रोसीजर्स टू कंप्लाई आएगा। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या दो चीजें हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटजी में मजीद हम बात करते हैं कि स्कोप में क्या क्या चीज आ जाती है। स्कोप में अगर हम बात करें, तो स्कोप में हमारे पास रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आ जाता है, इंडस्ट्री रेगुलेशन आ जाती है, कंपोनेंट लोकेशन, बिजनेस सेगमेंट, एक्सपर्ट्स, इंटरनल ऑडिट, ये सारी चीज़ आ जाती है। टाइमिंग में बात करें तो एंटिटी की टाइम टेबल आ जाती है, कम्युनिकेशन, मीटिंग, ये डेट डिसाइड करना किससे, मैनेजमेंट से, टीम मेंबर से, थर्ड पार्टी से, तीनों से डिसाइड करना, और मैनेजमेंट से क्या क्या चीज़ें डिसाइड करनी, ऑडिट वर्क स्टेटस और रिपोर्ट। ठीक है, सिग्निफिकेंट मैटर्स में क्या आ जाएगा, सर मटीरियलिटी आ जाएगी, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, हाई रिस्क की एरियाज हमारे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्या रिस्क है, हमारी अप्रोच क्या होगी, क्या इंटरनल कंट्रोल्स पे ज़्यादा फोकस होगा, क्या सब्सटेंटिव टेस्टिंग पे ज़्यादा फोकस होगा, चेंजेस क्या है रिपोर्टिंग इंडस्ट्री, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में, इंडस्ट्री रेगुलेशन में, बिजनेस डेवलपमेंट में। इसके अलावा रिसोर्सेज क्या होंगी, सिलेक्शन ऑफ टीम क्या, साइनिंग ऑफ टास्क क्या, एस्टिमेटिंग बजट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अब छोटी छोटी बातें हैं, रिवीजन, अगर हमें ड्यूरिंग, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि यार अगर बाद में मुझे कोई चीज़ आइडेंटिफाई होती है, कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी प्लानिंग को रिवाइज करूंगा, अपनी रिवाइज ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान एज नीडेड।
जहाँ मुझे लगेगा कि यार मुझे अपनी ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिट प्लान को रिवाइज करना चाहिए, वहां मैं रिवाइज कर रहा हूँगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है मुझे, जो भी ऑडिट प्लान बना रहा हूँ, जो भी ऑडिट स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, उसको मुझे डॉक्यूमेंट भी करना है। ठीक है, आप देख देख भी रहे होंगे अपने, जब अगर कोई बंदा ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो प्लानिंग फेज में देखेगा कि यार ये सारी चीजें उसको मिल रही होंगी अपने प्लानिंग फेज के अंदर, कि यार रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी लिखा हुआ होता है उसके अंदर, इंडस्ट्री रेगुलेशन भी लिखी हुई होती है उसके अंदर, ये भी लिखा होता है कि एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट है, ये रिस्की एरियाज है, ये सारी चीजें मेंशन होती है और आपको मिलेगी प्लानिंग फेज में। आप जरा गौर से देखिएगा, ये सारे वर्किंग पेपर्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। ठीक है, आपने पढ़ना भी है। देखें, इस आइजा के लेक्चर के बाद आपको अपने किसी भी क्लाइंट की फाइल उठानी और आपने देखने सारे वर्किंग पेपर्स प्लानिंग के, कि प्लानिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अगर कोई चेंजेस आती हैं, कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आती हैं ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान में, तो उसको भी डॉक्यूमेंट आपने करना है और उसका रीजन भी लिखना है कि यार क्यों चेंजेस आपने करी है। लेट्स से कोई फ्रॉड का इंसिडेंट आपको आइडेंटिफाई होता है जिसकी वजह से आपने प्लानिंग को चेंज करा, तो वो रीजन भी आपने मेंशन करना है। अच्छा जी, लास्ट चीज कि इंगेजमेंट टीम मेंबर्स की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन। डायरेक्शन एंड सुपरविजन, कि यार इन लोगों पे कितनी ज्यादा मुझे सुपरविजन करनी पड़ेगी, कितनी ज्यादा उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि यार ये काम आपने करना है, ये काम नहीं करना। तो वो सुपरविजन करना, डायरेक्शन देना, तो वो जितनी भी चीजें, तो वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाली एंटिटी है, फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उधर डेफिनेटली आपको सुपरविजन भी ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी लोगों की, क्योंकि हो सकता है कि यार वो चीजें कुछ मिस आउट कर दें। ठीक है, या फिर इधर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोई है, तो वो चीजों को वो समझ ना पाए और उधर गलती के चांसेस ज्यादा है, तो उधर आपको ज्यादा सुपरविजन करनी पड़ेगी। एरिया ऑफ द ऑडिट पे डिपेंड करता है कि किस एरिया का ऑडिट वो बंदा कर रहा है। ठीक है, अगर लेट्स से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला एरिया है, IFRS 16 है, या मॉडिफिकेशन ऑफ द लीज है, या मॉडिफिकेशन ऑफ द लोन है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा सुपरविजन करनी पड़ेगी। अगर कोई रिस्की एरिया है, अगेन आपको इधर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा सुपरविजन करनी पड़ेगी। और लास्ट इज कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ टीम मेंबर। आपने जो टास्क दिया हुआ है वो किसी जूनियर बंदे को दिया हुआ है, सीनियर बंदे को दिया हुआ है? अगर जूनियर बंदे को दिया हुआ है तो उधर क्या होगा, उधर आपको ज़्यादा सुपरविजन करनी पड़ेगी। ठीक है, मोर सुपरविजन। अगर आपने टास्क किसी सीनियर बंदे को दिया हुआ है तो उधर आपको लेस सुपरविजन करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यह हमारा आइजा 300 कंप्लीट होता है कि यार हमने क्या क्या पढ़ा। अगर इसको मैं समराइज करूँ, इसको मैं अगर समराइज करूँ, आइजा 300 के अंदर हमने देखें, सबसे पहले पढ़ा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं आइजा 300 के। ठीक है, बेनिफिट्स में 6 बातें हमने पढ़ी कि यार अटेंशन करते हैं हम इंपॉर्टेंट एरियाज पे। ठीक है, हम ओवरऑल ऑडिट एंगेजमेंट को हम मैनेज कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने 6 बातें पढ़ी। आपको ये डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ा कि यार जो इनिशियल, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज में हमने पढ़ा कि यार एथिकल रिक्वायरमेंट को देख लेता हूँ, एक्सेप्ट करने से पहले मैं देख लेता हूँ कि यार मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी तो सही है नहीं है, तो वो चीज़ें मैं देख लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या देख लेता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ कि यार जो प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर मैं ये भी देख लेता हूँ कि कंपनी ने क्या एथिकल रिक्वायरमेंट मीट करी है नहीं करी, क्या मेरे पास एबिलिटी है परफॉर्म करने की नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं देख लेता हूँ। फिर इसके अलावा मुझे एडिशनल कंसिडरेशन में क्या देखना होता है, अगर कोई इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट है तो उसमें मैं एडिशनल कंसिडरेशन देख लेता हूँ, प्रीवियस ऑडिटर्स के वर्किंग पेपर चेक कर लेता हूँ, उससे सिग्निफिकेंट मैटर्स में डिस्कस कर लेता हूँ, दो चार्ज विद गवर्नेंस से, तो वो सारी बातें हमने पढ़ी। ठीक है, फिर हमने एक समरी, एक चार्ट हमने देखा कि यार जिसमें हमने देखा कि प्लानिंग एक्टिविटी में क्या दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ऑडिट स्ट्रेटजी होती है, ऑडिट प्लान होता है। ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर क्या 3 चीजें होती हैं? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट प्लान के अंदर क्या 3 चीजें होती हैं? हमने देखा कि यार नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, प्रोसीजर में हमने क्या देखा? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अदर प्रोसीजर्स टू कंप्लाई आइजा। ठीक है, फिर हमने देखा कि यार सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर 2 चीजें होती हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर 2 चीजें होती हैं। क्या 2 चीजें? फर्दर ऑडिट सब्सटेंटिव प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, फिर हमने ऑडिट स्ट्रेटजी में ब्रेक डाउन देखा कि स्कोप में क्या क्या चीज़ें आती हैं, टाइमिंग में क्या चीज़ें आती हैं, डायरेक्शन में क्या चीज़ें आती हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं सवाल, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी। देखें, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि यार आईकेप क्या करता है, आईकेप कोई भी कॉम्प्लेक्स सा अकाउंट, कोई भी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा लेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उठा लेगा और उसको बोलेगा कि प्लानिंग पे उसको क्या इफेक्ट होगा। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। देखिए, ज़्यादा पुराना
क्वेश्चन भी नहीं है, समर 21 का क्वेश्चन है, और आईकेएफ बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स को मिला के पूछता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ कामरान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 May 2021। ऑन 1 October 2020 KL raised 400 million by issuing convertible bonds having par value of 100 each. The bonds are convertible to KL's ordinary shares in 5 years' time at the option of bondholders. The convertible bonds carry coupon rate of 5% payable on September each year. KL total shareholder equity as 31st May 2021 was 3,250 million. ठीक है, करना क्या, रिक्वायरमेंट क्या है सर, क्या इसे स्पेसिफाई करें, मैटर्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है भाई, आप प्लानिंग कर रहे हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऑडिट के लिए, तो क्या मैटर्स आप कंसीडर करेंगे, क्या मैटर्स कंसीडर करेंगे। इधर थोड़ी देर के लिए ये वीडियो पॉज करें, और पॉज करके थोड़ी देर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि यार क्या चीज़ें आप कर रहे होंगे। आप खुद सोचें, आप खुद सोचें कि क्या चीज़ें कर रहे होंगे, इधर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि यार क्या चीज़ें हम कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, ऑडिटर क्या कंसीडर करेगा, सबसे पहले तो क्या कंसीडर करेगा कि यार ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, ठीक है, कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा। ये बात समझ में आ रही है, कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा। कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है तो अंडरस्टैंड करेगा, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो भी है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा। लेट से अगर आईएफआरएस 9 अप्लाई होता है तो आईएफआरएस 9 की अंडरस्टैंडिंग लेगा, ठीक है। आईएफआरएस 9 का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कहता है उसकी, उसके बारे में देखेगा। आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का अगर आपने स्टैंडर्ड पढ़ा हो तो उसके अंदर ये होता है कि यार फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी आप निकालते हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी निकालते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, इसको हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को हम कहते हैं कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट टोटल निकालते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इसमें से माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है फेयर वैल्यू, हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आ जाती है, इक्विटी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू आती है उसको हम एज इक्विटी क्लासीफाई करते हैं, और जो फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी होती है उसको एज फेयर, उसको एज लाइबिलिटी हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट देख लूंगा, ठीक है। इससे रिलेटेड इस कन्वर्टेबल बॉन्ड से रिलेटेड अगर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कंपनी के ऊपर कि यार उसको ये रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी पड़ेगी, तो वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की भी अंडरस्टैंडिंग ले लूंगा। देखें यही चीज़ हमने ऑडिट स्ट्रेटजी में देखी थी, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गया, इंडस्ट्री रेगुलेशन हो गया। तो देखिए पर्टिकुलर एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, एक अकाउंटिंग की जो भी हेड है उसके लिए आपको यही चीज़ें देखनी है कि यार अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। फिर इसके अलावा रिसोर्सेज में हमने देखा था कि यार हम ये भी देखेंगे कि यार क्या हमारे पास लोग हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है नहीं है, कॉम्पिटेंस है नहीं है, तो उन लोगों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अपनी टीम में। तो डिटरमिन क्या करना है, वेदर द ऑडिट टीम हैज रेलिवेंट नॉलेज एंड रिसोर्सेज फॉर द ऑडिट ऑफ कन्वर्टेबल डेट, क्या उनके पास नॉलेज और रिसोर्सेज हैं या नहीं है ऑडिट टीम के पास, तो वो चीज़ें मुझे देखनी है, ठीक है। और शुड अपॉइंट ऑडिट टीम मेंबर्स हैविंग द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज, तो ये भी मेरे प्लान का पार्ट है कि यार मैं उन बंदों को सेलेक्ट करूं जिनके पास ये नॉलेज और स्किल्स हो, उन लोगों को ही सेलेक्ट करूं, उन लोगों को सेलेक्ट ना करूं जिनको ये पता ही ना हो। मैं ऐसा नहीं कि यार मैं अपनी टीम लेके चले जाऊं जूनियर जूनियर लोगों को जिनको यही नहीं आता हो कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे काम मुझे क्या करना, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो ऐसा अगर मैं ऐसा जूनियर बंदे लेके चला जाऊंगा तो मेरी तो पूरी ऑडिट ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे प्लानिंग का फायदा क्या होगा, प्लानिंग का फायदा ये होगा कि यार मैं पहले से डिसाइड कर लूंगा भाई ये रिस्की एरिया है, मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसने इस पे पहले काम करा हो, जिसको नॉलेज हो, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज याद आ रहा होगा, डायरेक्शन में हमने इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में कुछ चीज देखी थी कि इंटरनल कंट्रोल्स भी हम देखते हैं। तो अंडरस्टैंड एंड एवेल्युएट द मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल के भाई इससे रिलेटेड, इस कन्वर्टेबल बॉन्ड से रिलेटेड, उसकी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, उसके डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्या प्रोसेस है कंपनी का, उसकी वर्किंग बनाने से रिलेटेड क्या इंटरनल कंट्रोल्स हैं, क्या कोई बंदा उसको रिव्यू करता है नहीं करता, क्या कोई बंदा उसको रिकॉर्डिंग करते वक्त कोई रिव्यू करता है, कोई डिस्क्लोजर करते वक्त उसका रिव्यू करता है। तो वो सारी चीजें मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि कंपनी के क्या इंटरनल कंट्रोल है, कंपनी का क्या प्रोसेस है, उसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये तो था आईकेएफ का सजेस्टेड आंसर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये दो मैंने अपने पास से ऐड करें, ठीक है, और ये आप ऐड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है तो आप भी ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। क्या देखना है, एवेल्युएट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑडिट ऑन ओवरऑल टाइमलाइन ऑफ ऑडिट।
ओवरऑल टाइमलाइन ऑफ ऑडिट, सर टाइमलाइन पे क्या इफेक्ट आएगा? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है, इधर आपको ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो हो सकता है कि टाइमलाइन पे कोई इम्पैक्ट आ जाए, आप बोलें कि यार इधर ज्यादा काम होगा तो ऑडिट की टाइमलाइन थोड़ी सी बढ़ानी पड़ जाए, ठीक है। तो टाइमलाइन ऑफ ऑडिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? दूसरी चीज, डायरेक्ट स्पेशल अटेंशन टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एज इट इन्वॉल्व इनहेरेंट रिस्क ड्यू टू कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आपने डायरेक्शन में देखा था कि हाई रिस्क एरिया हम आइडेंटिफाई करते हैं, हाई रिस्क एरिया, तो भाई इधर कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इनहेरेंट रिस्क है, तो इधर क्या होगा? सर मैं इधर ज्यादा स्पेशल अटेंशन दे रहा हूँ, इधर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स पे, अपनी टीम को भी कम्युनिकेट करूंगा कि भाई इधर रिस्क ज्यादा है, हो सकता है इधर चांसेस एरर के चांसेस ज्यादा हैं, तो इधर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो ये प्लानिंग में मैं कंसीडर कर रहा हूँगा। तो होपफुली आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। देखें प्लानिंग का इधर लोग निगलेक्ट करते हैं, लोगों को ये तक नहीं पता होता कि यार बच्चा जो है, बच्चा रिस्क वाले एरिया तो पढ़ लेता है अच्छे से, बच्चा ये भी पढ़ लेता है रिपोर्टिंग का एरिया, सारी चीजें पढ़ लेता है, लेकिन प्लानिंग की जब रिक्वायरमेंट आती है ना, वो उसको पता ही नहीं होता कि प्लानिंग में मैं लिखूं क्या, ठीक है ना। ऑल्दो कि उसने पढ़ा हुआ होता है 300, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि मैं लिखूं क्या। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का क्वेश्चन आ गया, हमने तो पढ़ा था ऑडिट इंगेजमेंट और ये सारी चीजें, तो वो तो मैं लिंक ही नहीं कर पा रहा। देखें बातें वही हैं, बातें कोई अलग बातें नहीं कर रहा, वही अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ऑडिट टीम की अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम, इंटरनल कंट्रोल, वही सारी बातें, टाइमलाइन ऑफ ऑडिट, रिस्की एरिया, वही सारी बातें हैं। देखें बस लिखने का, लिखना आपको थोड़ा आना चाहिए, तो क्वेश्चन करवाने का मकसद ये देखें आपको पता हो कि लिंकिंग कैसे करनी है, अगर प्लानिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, विंटर 18। Your firm, Gulkhan and Company Chartered Accountants, is the auditor of Yamin Corporation Limited, a listed company which has three subsidiaries. In the planning meeting, the Chief Financial Officer of YCL informed you about the following development which took place during the year ending 31st December 2018. There was a major reshuffle in one of the business segment of YCL, which resulted in several employees being laid off. The reshuffling was carried out when several Ghosh employees were identified by the internal audit department. Several Ghosh employees were identified by the internal audit department। मतलब इधर क्या हो रहा था? इधर फ्रॉड हो रहा था। यहाँ तक बात क्लियर है? फ्रॉड क्यों हो रहा था? सर कोई ना कोई इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस होगी, ये बात समझ में आ रही है? तो आप खुद थोड़ी देर के लिए ये वीडियो पॉज करें और सोचें कि यार इधर क्या प्लानिंग के मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँगा। थोड़ी देर के लिए सोचें, थोड़ी देर के लिए सोचें, इसको पॉज करें और सोचें, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं कि यार किस तरीके से हम इसके आंसर की ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे। देखिए बातें वही होंगी, कोई अलग बातें नहीं होंगी, वही सारी बातें हमें लिखनी है, ठीक है। अच्छा जी, हमने बात करी पहली कि भाई इधर जो है फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये कि डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरनल कंट्रोल्स की वीकनेस है, तो अब इंटरनल कंट्रोल्स पे तो अप्रोच वाली ले नहीं सकते कि इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करूं और फिर सब्सटेंटिव की तरफ जाऊं, सब्सटेंटिव कम कर दूं। भाई इधर तो मुझे सब्सटेंटिव टेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, ये बात समझ में आ रही है? तो प्लानिंग में ही डिसाइड कर लूंगा भाई इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलायंस लेना बेकार है मेरा, क्योंकि इधर तो फ्रॉड है, तो इधर मैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग ज्यादा कर रहा हूँ। देखिए बातें कहाँ से आई? वही ऑडिट स्ट्रेटेजी वाले डायरेक्शन से बात मैंने निकाली कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं करूंगा, मैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग ज्यादा करूंगा। दूसरी चीज जब मैंने बात करी थी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फ्रॉड लेवल और एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, तो मैंने बात करी थी कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्क होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूँ। तो इधर भी देखें वही है बात है कि ठीक है कि यार इधर फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो भाई इधर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी है जो कि ये सारी चीजें कर रहा होता है, कंट्रोल्स देख रहा होता है, कंट्रोल्स को मॉनिटर कर रहा होता है, और उसकी सजेस्ट भी करता है कि भाई ये कंट्रोल्स होने चाहिए। तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के होते हुए ये सारा फ्रॉड हो गया, तो मतलब ये कि यार इधर कोई वीकनेस बहुत सिग्निफिकेंट है, तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग माइंड रहना पड़ेगा कि भाई इधर आपको ज्यादा से ज्यादा एविडेंस लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेना है और बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग माइंड के साथ लेने हैं। कहीं इधर आपको गलत डॉक्यूमेंट तो कोई नहीं मिल रहा, ठीक है, तो हो सकता है इधर कोई अदर इंस्टेंसेस ऑफ फ्रॉड भी हो, ठीक है, तो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। देखिए वही बातें, वही डायरेक्शन से बातें निकालिए, कोई अलग बातें नहीं है, ठीक है। इवन दो एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एग्जिस्ट बट ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वी नीड टू कंसीडर द मैनेजमेंट कमिटमेंट टू डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ साउंड इंटरनल कंट्रोल। क्या मैनेजमेंट की कमिटमेंट है भी डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन और साउंड इंटरनल कंट्रोल की? क्या मैनेजमेंट ने कोई इंटरनल कंट्रोल प्लेस करे भी हैं या नहीं करे?
कोई डिजाइन इन इम्प्लीमेंटेशन है भी या नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। क्या कोई इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते भी थे या नहीं करते थे? देखें, बातें वहीं से निकली हैं। वहाँ इंटरनल कंट्रोल्स हमने पढ़ा दी, ये दोनों बातें वहीं से निकली हैं। ठीक है, क्या कोई इंटरनल कंट्रोल्स हैं भी या नहीं है? ठीक है। फिर इसके अलावा भाई इधर तो फ्रॉड है, फ्रॉड है इधर, फ्रॉड रेट ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। तो भाई इधर मुझे क्या करना पड़ेगा? सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क। मुझे देखना पड़ेगा कि यार भाई इधर फ्रॉड रेट ज्यादा है, मुझे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, तो इधर मैं क्या करूँ? भाई सीनियर बंदे मैं असाइन कर रहा हूँ, सीनियर बंदों की सिलेक्शन कर रहा हूँ, सीनियर बंदों को असाइन कर रहा हूँ टास्क। क्योंकि इधर फ्रॉड ज्यादा है, इधर क्वेश्चनिंग माइंड बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, इधर स्केप्टिसिज्म बहुत ज्यादा होगा। जूनियर बंदा कोई नया नया आया होगा कैफ क्वालिफाइड, तो उसको तो ये चीजों का अंदाजा नहीं होगा। वो तो हो सकता है इतना ज्यादा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई नहीं कर सके। तो इधर मुझे कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होगा। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट चीज हमने बोला था भाई रिस्की एरियाज हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, रिस्की एरियाज में अब इधर देखना है, इधर फ्रॉड इन्वॉल्व है। तो इधर फ्रॉड किधर हुआ? सर घूस एम्प्लॉयज वाले एरिया, इस जगह पे हुआ। घूस एम्प्लॉयज थे, उनको सैलरीज जा रही थी। ठीक है। तो मतलब किस जगह पे फ्रॉड हो रहा था? पेरोल की जगह पे फ्रॉड हो रहा था। घूस एम्प्लॉय से उसके नाम पे पैसे जा रहे थे। तो मतलब पेरोल का एरिया जो होगा बहुत ज्यादा रिस्की होगा, उधर ज्यादा फोकस आपको करना होगा। तो आइडेंटिफाई एरिया ऑफ हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू पेरोल अलोंग विद द एप्रोप्रिएट ऑडिट अप्रोच। के भाई इधर मैं क्या करूंगा? इधर मैं ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंटिव कर रहा हूँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म। इधर मैं कंट्रोल्स पे रिलायंस ही नहीं लूंगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंटिव टेस्टिंग पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखें, चीजें वही हैं। देखें, बच्चा बस कंफ्यूज हो जाता है कि इधर मैं लिखूं क्या। इधर वो बच्चे ने एक रटी रटाई चीजें पढ़ी हुई होती हैं कि यार ऑडिट स्ट्रेटजी में ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। देखिए, हमने आइजा पढ़ लिया, आइजा के पॉइंट्स पढ़ लिया, हमने समझ लिया, और उसको फिर लिंक करना सीखा कि यार क्वेश्चन के साथ कैसे लिंक करना है, क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, अगर क्वेश्चन प्लानिंग का आ जाता है तो उन पॉइंट्स को यूज कैसे करना है अपने ड्राफ्टिंग के अंदर। ये बात समझ में आ रही है? देखें, चीजें वही हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ चीजें वही हैं, बस हमें ये नहीं पता होता कि उन पॉइंट्स को यूज कैसे करना है अपनी ड्राफ्टिंग में। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं लिखूं क्या। बच्चे के हाथ पांव फूल जाते हैं कि यार बच्चा समझता है बस वो डायरेक्ट डायरेक्ट अगर चीजें आती है ऑडिट स्ट्रेटजी के पॉइंट्स बता दो तो वो तो मैं लिख लेता, लेकिन अब सिनेरियो के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट करूं वो उसको समझ नहीं आता। तो देखिए, हमने दोनों चीजें देखी, और ये बहुत ज्यादा लाइकलीहुड चांसेस है कि यार आईकेएफ क्या करे, कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उठाए, कोई भी स्टैंडर्ड उठाए अकाउंटिंग का, और उससे रिलेटेड कोई मॉडिफिकेशन उठा ली, मॉडिफिकेशन ऑफ लीज उठा ली, या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ लोन उठा लिया, इस टाइप का कोई कोई कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उठा लिया और उससे रिलेटेड पूछ लेके प्लानिंग पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखें, ये चीज़ें हमें समझनी है, बातें वही हैं, वही चीज़ें बातें लिखनी है कि यार हम ये रिस्की एरिया होगा, ये इधर इंटरनल कंट्रोल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, या फिर हम सब्सटेंटिव पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट की। तो वो सारी चीज़ें हमें बस समझनी है, और वो चीज़ें को ड्राफ्टिंग करना सीखना है। ठीक है, चीज़ें वही है, वंस अगेन कह रहा हूँ, चीज़ें मुश्किल नहीं है, बस हमें थोड़ा सा उसको लिंकिंग करना सीखना है कि किस तरीके से चीज़ों को जो हमने स्टैंडर्ड में पढ़ा और उसको किस तरीके से ड्राफ्टिंग में यूज़ करनी है। ठीक है, तो होपफुली आपने ये लेक्चर एंजॉय करा होगा, आपको मज़ा आया होगा, और इंशाल्लाह आगे हम और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। अभी तो ये सिर्फ वही चीज़ें जो हमने कैफ लेवल पे ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सीसैट लेवल के क्वेश्चन से लिंकिंग भी करना सीख रहे हैं कि किस तरीके से हमने सीपीएफ के क्वेश्चन को डील करना है। प्लानिंग का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से होगा, आइदर 200 का हमने क्वेश्चन देगा। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह हम आगे भी लेक्चर देखेंगे, और इंशाल्लाह आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात आपसे होती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।